आज होल्डिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सब एग्जाम में आता है। चाहे वो कॉन्सेप्ट हो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, या आपका बोनस वाला क्वेश्चन हो, या डिविडेंड का क्वेश्चन हो। ठीक है, मैक्सिमम जितने भी आज टॉपिक्स में कवर करूंगा, चाहे वो रीवैल्यूएशन वाला हो, सब कुछ एग्जाम में आता है। तो एटलीस्ट बहुत फोकस होकर देखना, बिकॉज अब मे भी तुमको रिवीजन का मौका ना मिले। दैट इज़ द लास्ट चांस फॉर यू। आज जो भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है सब अच्छे से क्लियर कर लो, और बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि जस्ट देख सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत हर एक टॉपिक के पीछे रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना हर एक लेक्चर को। ठीक है, आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, 99% जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्री एक्वाजिशन डिविडेंड से। प्री एक्वाजिशन डिविडेंड से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। मतलब अगर लेट से 10 क्वेश्चन आप होल्डिंग का करोगे तो 8 क्वेश्चन आपको प्री एक्वाजिशन डिविडेंड का ही मिलेगा। मतलब प्री एक्वाजिशन डिविडेंड या प्री एक्वाजिशन बोनस का ही क्वेश्चन मिलेगा। पोस्ट एक्वाजिशन बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मतलब बहुत ही रेयर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि जो मेन चीज़ एग्जाम में पूछता है वो करवा देने के लिए, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के दौरान अगर कुछ नया टॉपिक आ गया तो भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहला क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, इसका मतलब क्या है? देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी क्या ये आपस में लेन देन करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स क्या बनाता है? कार बनाता है। और टाटा स्टील ऑब्वियसली किसका प्रोडक्शन करता है? स्टील का प्रोडक्शन करते हैं। आज जो कार बनती है, कार में क्या स्टील का यूज होता है? बोलो, कार में क्या स्टील का यूज होता है? बहुत भयंकर लेवल का यूज होता है। अब जब टाटा खुद स्टील बना रही है तो किसी से क्यों परचेज करेगा? टाटा मोटर्स को बनाना है कार, और कार में स्टील का रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में वो स्टील क्या बाहर से परचेज करेगा? जब उसकी खुद एक वन ऑफ द कंपनी खुद स्टील प्रोड्यूस कर रही है तो वो बाहर से ना परचेज करके अपने सब्सिडरी से परचेज कर लेगा। अब टाटा मोटर्स ने स्टील परचेज कर लिया। टाटा मोटर्स ने क्या परचेज किया? स्टील। आज टाटा मोटर्स, टाटा स्टील या टीसीएस, जितने भी कंपनीज है, जितने भी सीईओ है कंपनी के, बड़े बड़े जो एम्प्लॉई हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो सीएफओ हो, चाहे वो सीएस हो, सीए हो, टाटा कंपनी कार प्रोवाइड करती है कि नहीं प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड करती है ना, अरे बड़े बड़े एम्प्लॉय को। तो अब टाटा का वन ऑफ द ग्रुप, मतलब वन ऑफ द कंपनी टाटा मोटर्स, जो खुद कार प्रोड्यूस करती है और बेचती है, और टीसीएस जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो वो टाटा की वन ऑफ द सब्सिडरी है। और टाटा मोटर्स पता है ना आपका, ये भी वन ऑफ द सब्सिडरी है, बिकॉज टाटा की जो मेन कंपनी वो टाटा सन है। हाँ, टाटा सन्स, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो मेन कंपनी वही है, उसी के सारे सब्सिडरी ये सब आ जाते हैं। अब मान लो टीसीएस अपने एम्प्लॉय को कार दे रही है, मान लो वन ऑफ द एम्प्लॉय है, उसको कार प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर, बहुत चांसेस है कि टाटा कंपनी दूसरे कार परचेज ना करके टाटा मोटर्स लेकर के अपने एम्प्लॉय को दे दिया। अब टीसीएस है, उसने टाटा मोटर्स से परचेज करके अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो जो सब्सिडरी है वो आपस में भी लेन देन करती हैं, और जो होल्डिंग है, जो पेरेंट कंपनी है, वो भी सब्सिडरी के साथ क्या करती है? लेन देन करती है। आपने एक नाम सुना क्या नाम था उसका, जिसमें वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वीवो, आईक्यू सबका आ जाता है? बीके इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं नहीं, बीके इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के कोई है, याद नहीं आ रहा। इन लोगों का एक ही पेरेंट कंपनी है। अरे जो ओप्पो का फ़ोन होता है, वन प्लस होता है, रियलमी, वीवो, आईक्यू, वीवो की सब्सिडरी है आईक्यू, इन सब का एक ही इलेक्ट्रॉनिक है, चाइना की कंपनी। और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेरेंट कंपनी है, उसी की सब्सिडरी वन प्लस है, उसी की सब्सिडरी तुम्हारा रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, और वीवो की सब्सिडरी है आईक्यू। अब इसकी एक कंपनी, ये सब एक ही ग्रुप की कंपनी है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बोल करके। तो क्या बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने एम्प्लॉई हैं, अगर वो फ़ोन यूज करते हैं और कंपनी गिफ्ट करना चाहती है तो अलग से फ़ोन, एप्पल का फ़ोन देगा वो लोग, खुद के कंपनी उठा के दे देगा? तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में लेन देन करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो जब पेरेंट कंपनी कुछ स्टॉक दे रही है सब्सिडरी को, या सब्सिडरी कुछ स्टॉक दे रही है पेरेंट कंपनी को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ प्रॉफिट मार्जिन की बात होगी। बिकॉज आज टाटा मोटर्स कार बेच रही टीसीएस को, टाटा मोटर्स कार बेच रही टीसीएस को, टीसीएस एक अलग कंपनी, टाटा मोटर्स अलग कंपनी। हाँ ठीक है, दोनों का पेरेंट एक है, मानते हैं, लेकिन जब भी बेचेगा तो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो जब पेरेंट कंपनी बेचेगा सब्सिडरी को, या सब्सिडरी कंपनी बेचेगा होल्डिंग को, तो लोग प्रॉफिट ऐड करके भेजेंगे। अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा कैसे, बस क्वेश्चन अपने को यही समझना। तो अब एक पॉइंट नंबर 1 देखो,
इफ द गुड्स सोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी एज द प्रॉफिट, जब भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई भी सामान बेचेगा, किस पर बेचेगा? प्रॉफिट में बेचेगा। इफ द गुड्स सोल्ड बाय द सब्सिडरी टू इट्स होल्डिंग एज ए प्रॉफिट, चाहे सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रहा है तब भी किसमें बेचेगा? प्रॉफिट को। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टीसीएस एक कंपनी है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, टाटा सन्स एक कंपनी है। ये इंडिविजुअल कंपनी है, इनके एम्प्लॉय भी क्या है? इंडिविजुअल है, तो प्रॉफिट भी कैसे होगा? इंडिविजुअली होगा, कलेक्टिव नहीं होगा। समझ रहे हो? तो एक सब्सिडरी जब होल्डिंग को कोई भी सामान बेचेगा तो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, होल्डिंग जब कोई भी सामान बेचेगा सब्सिडरी को तो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देख लीजिए। ये बैलेंस शीट है, मान लेते हैं होल्डिंग कंपनी का। जस्ट मैंने मेन चीज लिखा जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मैटर करता है। हाँ, डे टू है। ये होल्डिंग कंपनी का स्टॉक है 2 लाख रुपए का। ये होल्डिंग कंपनी का पीएल अकाउंट है 1,40,000 का। ये बैलेंस शीट है सब्सिडरी कंपनी का, उसका स्टॉक है 1,50,000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, देखो पहले बैलेंस शीट देख लो। होल्डिंग का स्टॉक कितना है? 2 लाख। सब्सिडरी का स्टॉक कितना है? 1,50,000। होल्डिंग का पीएल अकाउंट 1,40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी सोल्ड द गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपया। गुड्स का कॉस्ट कितना है? 20,000 रुपया। ₹4.25, 20,000 रुपया कॉस्ट था पर बेचा 25,000 में, तो ये सेल प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का है? 5,000 का क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, 20,000 का सामान बेचा 25,000 में, तो 5,000 का प्रॉफिट है। किसको बेचा? सब्सिडरी कंपनी को बेचा। सब्सिडरी कंपनी सोल्ड ऑल द गुड्स टू इट्स कस्टमर। जो सब्सिडरी कंपनी था वो सारा का सारा गुड्स किसको बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। अपने को बोल रहा प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, पहले वर्किंग नोट पे आ जाइए। एच लिमिटेड का कॉस्ट कितना है? 20,000। प्रॉफिट कितना है? 5,000। कितने बेचा? 25,000। तो एच लिमिटेड के लिए सेलिंग प्राइस कितना है? 25। एच के लिए सेलिंग प्राइस है, पर खरीदा कौन? अरे बोलो ना, खरीदा कौन? सब्सिडरी कंपनी खरीदा। तो एच के लिए सेलिंग प्राइस है 25, पर एस के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25। अरे एस 5,000 प्रॉफिट, एच जो है होल्डिंग कंपनी है वो 5,000 प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है, तो एच के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। आज आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो जिसने भी बेचा प्रॉफिट ऐड करके बेचा होगा, बट आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है। तो सब्सिडरी के लिए कॉस्ट कितना है? 25,000। अब इसमें 2 केस हो सकता है, केस 1 और केस 2। ध्यान सुनिए, जो 25,000 का गुड्स परचेज किया है सब्सिडरी, उसमें 2 केस हो सकता है। सब्सिडरी पूरा का पूरा गुड्स बेच सकता है, या हो सकता है कुछ बेचा है और कुछ बचा हुआ। सब्सिडरी ने जो भी सामान परचेज किया, जो भी स्टॉक परचेज किया होल्डिंग से, उसमें 2 केस हो सकता है, पूरा का पूरा स्टॉक सोल्ड कर दिया या कुछ स्टॉक बेचा है और कुछ स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। अगर पूरा का पूरा सामान बेच दिया, एंटायर गुड सोल्ड बाय द सब्सिडरी, नो हेंस नो कॉन्सेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी एप्लीकेबल। अगर सब्सिडरी ने पूरा का पूरा सामान बेच दिया, कुछ भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा सामान बेच दिया, तो इस केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सर कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब कुछ बेचा है और कुछ पड़ा हुआ है। अब यहां पे देख लो, ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड, अच्छा ये लाइन देखना, एस लिमिटेड मतलब जो सब्सिडरी थी, सोल्ड ऑल द गुड्स, सारा का सारा सामान बेच दिया। अगर सब्सिडरी होल्डिंग का दिया हुआ गुड्स सारा का सारा बेच दिया तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो इस केस में नॉर्मल बैलेंस शीट बनाओगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कब आएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कॉन्सेप्ट तब आएगा जब सब्सिडरी ने लाया सपोज 5,000 यूनिट, 2,000 बेच दिया, स्टिल कितना पड़ा हुआ है? 3,000। अगर कुछ गुड्स लेफ्ट होते हैं सब्सिडरी के पास, फिर अनरियलाइज्ड गुड्स का कॉन्सेप्ट आएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन गुड्स का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, एज्यूम इन द बैलेंस शीट गिवन एग्जाम्पल 1, जो एग्जाम्पल 1 में बैलेंस शीट दिया था वही वाला, वेयर एच लिमिटेड सोल्ड द गुड्स 40,000 रुपया। इस बार एच लिमिटेड कितना गुड्स बेच रहा है? 40,000। कितने में बेच रहा है? 40 का गुड्स 46 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना है? 6,000 प्रॉफिट टू इट्स एस लिमिटेड। ठीक है, 40,000 का कॉस्ट था, 46,000 का सेल था, 6,000 रुपये का प्रॉफिट था।
एस लिमिटेड सोल्ड 50% ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर। एस लिमिटेड ने कितना बेचा? 50%। ओके, ये डायग्राम देखिए पहले। एच लिमिटेड का कॉस्ट कितना है? 40, सेलिंग कितना था? 46, डिफरेंस क्या हो गया? प्रॉफिट। एच के लिए सेलिंग प्राइस है 46, ये जो बेचा है वो एस लिमिटेड के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। अब इसमें दो सिनेरियो आया। पहला बोला 50% बेच दिया, तो जो 50% बेच दिया उससे मतलब ही नहीं है, जो सामान वो बेच दिया उससे मतलब नहीं है, जो नहीं बेचा है उसी से मतलब है। स्टॉक कितना है? अगर 50% बेचा है तो 50% स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। 46 का 50% कितना होगा? बोले ना, 46 का 50% कितना होगा? 23,000। तो जो भी प्रॉफिट, क्योंकि आपने ये 6,000 प्रॉफिट कमाया है वो 46 पे कमाया है। एच लिमिटेड ने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो 46 पे कमाया है, राइट। बट 46 में अभी कितना बिका है? 23। तो जो 23 सेल हो चुका है तो इसका मतलब 23 पे आपने प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन जो रिमेनिंग 23 बाकी है, बेचना बाकी है, अभी होल्डिंग उस पर प्रॉफिट नहीं कमाया। जैसे एग्जांपल, मैंने आपको कोई सामान दिया 4,000 प्रॉफिट ऐड करके, आपने आधा बेचा है और आधा नहीं बेचा है, तो मैंने 4,000 प्रॉफिट ऐड करके बेचा था। सपोज आपने आधा बेच दिया, 50% बेच दिया, तो जितना मैंने प्रॉफिट ऐड किया था उसका 50% तो मुझे मिल चुका है, लेकिन स्टिल अभी आपने हाफ सामान नहीं बेचा है, हाफ सामान भी नहीं बेचा है, क्या मुझे प्रॉफिट मिला? अभी तो मैंने प्रॉफिट जस्ट ऐड किए। जब आप सामान बेचोगे कस्टमर को, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, तब जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो अगर सब्सिडरी अभी पूरा का पूरा सामान नहीं बेचा है तो स्टिल अभी तक प्रॉफिट आया नहीं है। प्रॉफिट क्या है? जस्ट पेपर पे दिख रहा है, रियल सेंस में प्रॉफिट अभी तक नहीं आया। तो ये जो 23,000 नहीं बिका है तो इसमें भी तो प्रॉफिट होगा ही होगा एच लिमिटेड का। ये बिक चुका है, इसका प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन ये नहीं बिका है, ये भी स्टिल स्टॉक में है। तो ये जो 23,000 है ये किसका पार्ट है? 46 का पार्ट है। अब 46 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? बोले ना, 46 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 6,000। तो अब क्वेश्चन आता है, सर इसका प्रॉफिट तो मिल चुका है, इसका प्रॉफिट मिलना बाकी है, क्योंकि अभी तक ये सामान बिका नहीं है। अरे सामान बिकेगा तब ना प्रॉफिट मिलेगा, बिका ही नहीं है। तो अब इस पे प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? वर्ड क्या था? वर्ड क्या था? देखो, अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब ऐसा स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, ऐसा स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ, उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि मैंने सामान बेच दिया, प्रॉफिट मिल गया। अनरियलाइज का मतलब क्या है? कि अभी तक मेरा सामान नहीं बिका, मेरा स्टॉक नहीं बिका है, उस लेफ्ट वाले स्टॉक में कितना मेरा प्रॉफिट बाकी है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा देख लीजिए। यहाँ पे आपने 6,000 प्रॉफिट ऐड किया था आउट ऑफ 46 में, है ना। आपने 6,000 प्रॉफिट ऐड किया था, जो एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड ने प्रॉफिट ऐड किया था 6,000 आउट ऑफ 46। कितने का नहीं बिका है? 23। तो इंटू कर दिए 23, मतलब 3,000 जो प्रॉफिट है वो स्टिल अभी क्या है? लेफ्ट है। तो 6,000 प्रॉफिट था 46,000 में, तो 23,000 में कितना प्रॉफिट बचेगा? 3,000 रुपया। तो ये 3,000 रुपया अनरियलाइज्ड है, मतलब अभी अभी ये 3,000 का प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर मिल गया तो ऐड करेंगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखिए। एच लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था? बोलो ना, एच लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था? 1,40,000। क्या इस 1,40,000 में 6,000 रुपया इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है? बोलिए ना। एच लिमिटेड ने 6,000 का प्रॉफिट दिखाया था ना, क्या इस 1,40,000 में 6,000 रुपया इंक्लूड है? इंक्लूड है। पर ये 6,000 में से अभी तक कितना प्रॉफिट नहीं आया है, तो 3,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1,40,000 आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो, जिसमें से 3,000 का प्रॉफिट आया ही नहीं है। वो तो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर दिखाइए भाई, इस साल तो आया ही नहीं। तो आपने 3,000 का प्रॉफिट क्या कर दिया? माइनस कर दिया। दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब मेरा स्टॉक अभी अनरियलाइज्ड है, अनसोल्ड, वो सोल्ड नहीं, अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड पे जो प्रॉफिट मेरा होना चाहिए वो मैं निकाल लूंगा, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो मेरा कितना हो जाएगा? 1,37,000। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके। एक इम्पैक्ट तो यहाँ आया, एक इम्पैक्ट कॉस्ट में आएगा। एच लिमिट, ये स्टॉक किसके पास में था? बोले ना, स्टॉक किसके पास में था?
एस के पास में था, स्टॉक तो इसके पास में था, तो एस का स्टॉक कितना था 1,50,000, कहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, बैलेंस शीट देखिए, एस का स्टॉक कितना है 1,50,000, तो इस 1,50,000 में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। अरे डबल इम्पैक्ट आता है ना, डबल डबल अकाउंटिंग होता है ना, पता है? तो ये 3,000 माइनस होगा सब्सिडरी के स्टॉक से, 3,000 माइनस होगा सब्सिडरी के स्टॉक से, और 3,000 माइनस होगा होल्डिंग के पीएल से। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? भाई जो सामान बेचा है तो वो प्रॉफिट अपने पीएल में ऐड किया था, इसलिए जिसने बेचा उसके पीएल से माइनस हुआ, जिसने परचेज किया उसके स्टॉक में आया था तो वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा। तो परचेज किसने किया था? परचेज किसने किया था? सब्सिडरी, तो सब्सिडरी अपने परचेज से माइनस करेगा। और जिसने बेचा था, अमन, जिसने बेचा था तो प्रॉफिट वो कहाँ ऐड किया था? पीएल में। तो जो बेचा था वो अपने पीएल से माइनस करेगा, और जिसने खरीदा था वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा। याद करने का तरीका समझा? तो प्रॉफिट माइनस होगा कहां से? प्रॉफिट माइनस होगा कहां से? दो जगह से। जिस ऐसे बोलो ना, जिसने, हो सकता उल्टा हो गया एंट्री। अरे अभी होल्डिंग ने बेचा है, क्वेश्चन में आ गया सब्सिडरी ने बेचा है, क्या पेरेंट कंपनी नहीं खरीद सकती है? सिर्फ कहां लिखा गया सिर्फ होल्डिंग बेचेगा? ऐसा कोई एग्रीमेंट है क्या कि सिर्फ होल्डिंग ही बेचेगा? क्वेश्चन आ गया कि सब्सिडरी ने बेचा है, तो तुम होल्डिंग सब्सिडरी मत याद रखो, तुम ये याद रखो जिसने बेचा है वो अपने पीएल से माइनस करेगा, और जिसने खरीदा है वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा। तुमको ये कॉन्सेप्ट याद करना है। अब जो बेचे जो खरीदे वो समझ जाओ, तनु समझ गया ना? हाँ, हो तुम्हारे ऊपर है। रिपीट करते, जिसने बेचा है वो कहां से माइनस करेगा? पीएल से, बिकॉज जो प्रॉफिट पाएगा जिसने बेचा है, और जिसने खरीदा है वो कहां से माइनस करेगा? स्टॉक से। याद रहेगा ना? ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे पूछे अपने संभाल लेंगे। अब आ जाओ ये क्वेश्चन। मास्टर the following balance as on 31st March 2016 as presented to you। कितना पढ़ा तुम लोग रेगुलर क्लास में? खत्म ही नहीं हो रहा है। ज्यादा कितना पेज था कॉपी का? हाँ, 55, अभी बिना सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही 55 पेज का है। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, हाँ जी बोलिए। एग्जाम्पल उन्होंने तो पूरा का पूरा सामान बेच दिया था, पूरा का पूरा सामान बेच दिया था, तो प्रॉफिट मिल चुका है। जो प्रॉफिट नहीं मिला वो माइनस करेंगे, जो मिल चुका वो क्यों माइनस करोगे? ठीक है, समझ गए आप? हाँ, जब सब्सिडरी पूरा सामान बेच देगा क्वेश्चन पढ़ो तो। में दो काम नहीं करता, या तो क्लास करेगा या तो समझेगा एक काम एक बार में। अभी कौन सा कर रहा है? अभी अभी क्लास कर रहा है या समझ रहा है? नहीं मजा आ रहा है, तब वो क्लास कर रहा है, क्योंकि उसको क्लास में ही मजा आता है और कहीं नहीं ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। शेयर कैपिटल है एच का 5 लाख रुपया, सब्सिडरी का है 2 लाख रुपया। जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपया होल्डिंग का, सब्सिडरी का जनरल रिजर्व नहीं है। पीएल बात करते, प्रॉफिट बात करते, होल्डिंग का है 80, सब्सिडरी का है ही नहीं ये डिबेंचर वाला कॉन्सेप्ट है। चलो ये अच्छा समझे। डिबेंचर वाला में तो बेसिकली एक कॉमन डेट का क्वेश्चन आता है, तो चलो डिबेंचर वाला भी कवर हो जाएगा। डिबेंचर है होल्डिंग का नील, सब्सिडरी का 1 लाख रुपया, क्रेडिटर 75/45, ठीक है, एच और एस का। एसेट की बात करें, होल्डिंग का एसेट है तुम्हारा 3,50,000, 1 लाख रुपया। ये स्टॉक दिया हुआ, डेटर दिया हुआ। ये लाइन को बहुत अच्छे से देखना। 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट, ये लाइन को देखना। 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट।
एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 रुपए का। एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 रुपए का। कहां पे? एस लिमिटेड में, एज ए डिबेंचर, एज ए डिबेंचर। तो इसका असर क्या होगा, देखो ध्यान से। एच लिमिटेड बोलेगा भैया हमने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो एच लिमिटेड के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर कौन इशू किया होगा? एस लिमिटेड ने, सब्सिडरी ने डिबेंचर इशू किया। अरे सब्सिडरी कंपनी डिबेंचर इशू करेगा तभी तो होल्डिंग परचेज करेगा। फोकस देखो यहाँ, गलती से तुम लोग डिबेंचर एच में मत डाल देना। ये डिबेंचर किसका है? सब्सिडरी ने इशू किया है, होल्डिंग ने परचेज किया है। जैसे आज तुम लोग शेयर खरीदते हो ना, म्यूचुअल फंड शेयर परचेज करते हो, तो कोई कंपनी इशू करती है, आप परचेज करते हो। तो कंपनी के लिए क्या होगा? शेयर कैपिटल। आपके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो एच लिमिटेड ने 60,000 का डिबेंचर परचेज किया है, तो एच लिमिटेड के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। और सब्सिडरी कंपनी के लिए क्या होगा? ये डिबेंचर। इन्होंने 60,000 का डिबेंचर इशू किया। सब्सिडरी डिबेंचर इशू करेगा तभी तो होल्डिंग परचेज करेगा। जो होल्डिंग परचेज किया है वो इन्वेस्टमेंट है, और जिसने इशू किया है उसके लिए डिबेंचर है। तो ये 60,000 का अमाउंट जो दिख रहा है वो होल्डिंग के लिए क्या है? बोलो, इन्वेस्टमेंट। और सब्सिडरी के लिए क्या होगा? डिबेंचर। और सब्सिडरी का टोटल डिबेंचर कितना था? 1 लाख। 1 लाख में से 60,000 किसको दिया है? अपने पापा को, पिताजी को दिया। अरे पेरेंट कंपनी तो वही होती है ना। तो आउट ऑफ 1 लाख 60,000 का डिबेंचर उसने अपने पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी को दिया है। ठीक है, अब ये देखो, 1500 शेयर इन एस लिमिटेड एट ₹80। 1500 शेयर इन एस लिमिटेड एट ₹80। कितना इन्वेस्टमेंट है? 12 लाख। तो एच लिमिटेड ने एस के कितने शेयर परचेज किए हैं? 1500। एक बार इनका शेयर देख लो, एक बार इनका शेयर देख लो। कितना शेयर है? 2 लाख। कितना यहाँ पे? 100। तो 2 लाख डिवाइड बाई 100 कितना आएगा? 2000। 2000 में से कितना परचेज कर लिया? 1500। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा? 1500 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 75%। तो होल्डिंग हो गया 75%। प्रॉफिट लॉस अकाउंट सब्सिडरी का नेगेटिव है 1 लाख रुपया। सब्सिडरी का प्रॉफिट लॉस कहाँ? एसेट साइड में है ना। एसेट साइड मतलब नेगेटिव बैलेंस है 1 लाख रुपया। और कैश की बात करें तो ये अमाउंट दिया कैश। तो 3 चीज पे फोकस करो। सब्सिडरी का कैपिटल कितना है? 2 लाख। सब्सिडरी का रिजर्व है क्या? नहीं। क्या एसेट साइड में कहीं रिजर्व दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पीएल है क्या? नहीं, पर एसेट साइड में दिख रहा है, देखो ना, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट में समझाने के लिए यहाँ पे लिख दूं क्या? पीएल में नेगेटिव 1 लाख रुपया। समझ गया ना? ये नेगेटिव 1 लाख रुपया। आते एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एच लिमिटेड एक्वायर्ड अ शेयर ऑन 1 अगस्त 2015। होल्डिंग ने कब शेयर परचेज किया है? 1 अगस्त को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड सोड अ डेबिट बैलेंस 1.5 लाख रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड सोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपया ऑन 1 अप्रैल 2015। ओपनिंग सब्सिडरी कंपनी का जो ओपनिंग पीएल है वो -1,50,000 है। ड्यूरिंग द जून 15 गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर अगेंस्ट विच इंश्योरर पेड 2,000 रुपया। बोल रहा है जून में गोडाउन में आग लगी थी जिसमें 6,000 का नुकसान हो गया था और इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 रुपया इंश्योरेंस क्लेम दे दिया है। ट्रेड क्रेडिटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड ऑन विच एच लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 2,000। बोल रहा है जो ट्रेड क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड का जो क्रेडिटर है उसमें 20,000 रुपया का गुड्स किसने सप्लाई किया था? एच लिमिटेड ने। एक चीज देखो, एस लिमिटेड का क्रेडिटर कितना है? 45। इसमें से 20,000 का गुड्स किसने सप्लाई किया है? एच लिमिटेड। अच्छा, 20,000 में प्रॉफिट कितना रखा है? 2,000 रुपया। हाफ ऑफ द गुड्स वेयर स्टिल इन द स्टॉक, मतलब 20,000 में से 10,000 बिका है और 10,000 नहीं बिका। ऑन फर्स्ट प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन कब आया था? सीए इंटर। ठीक है, पहला वर्किंग नो देख लो। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना था? 75%। अगर 75% होल्डिंग है तो 25% क्या होगा? माइनॉरिटी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब ये टाइमलाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट सम्स में, ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। और एक्वाजिशन कब हुआ था? 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त 2015। शेयर का पहले शेयर कैपिटल छोड़ो, पहले रिजर्व की बात करते। क्या ओपनिंग रिजर्व है? अगर क्लोजिंग रिजर्व नहीं है, ध्यान सुनना, अगर क्लोजिंग रिजर्व नहीं है और कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है तो मान लेंगे ओपनिंग भी नहीं है। यहाँ पे हमारा ओपनिंग रिजर्व नहीं है। पीएल के बारे में बोला था कि 1 अप्रैल 2015 को हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस सोड ऑफ द एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है 1.5 लाख रुपया। कब? 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 2015 को जो हमारा पीएल अकाउंट है वो नेगेटिव पे है। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन दिया था। अब बात करते हैं डीओसी, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। देख लीजिए 2 लाख है ना, ओके। क्या रिजर्व था उसका? नहीं। बात करते हैं पीएल। पीएल में देखना इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था। पीएल भी कितना था? नेगेटिव। तो पीएल हमारा था नेगेटिव। अब इस पर फोकस करना। 2 लाख रुपया हमारा क्लोजिंग कैपिटल है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो मान लेंगे मेरा ओपनिंग कैपिटल भी कितना है? 2 लाख। रीज़न है कंपनी हर साल शेयर कैपिटल थोड़ी इशू करती, तो ज़रूरी नहीं कि हर साल कैपिटल आपका बढ़ते रहे। हर साल कोई कंपनी शेयर कैपिटल थोड़ी इशू करती है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर 2 लाख है तो ओपनिंग भी कितना होगा? 2 लाख। रिजर्व हो गया। पीएल की बात करते हैं। अब देखना ओपनिंग पीएल था -1,50,000, क्लोजिंग पीएल कितना है? 1 लाख। तो ये भी तो नेगेटिव है। तो आपका स्टार्टिंग में लॉस था 1.5 लाख रुपया, अभी आपका लॉस कितना है? 1 लाख रुपया। इसका मतलब आपने 50,000 का प्रॉफिट कमाया था। अरे आपका ऐसे सोचो ना, बैंक में नेगेटिव बैलेंस था 1.5 लाख रुपया। बैंक में नेगेटिव बैलेंस कितना था? 1.5 लाख रुपया। आपने डाला 50,000 रुपया, तो बैंक वाला तुरंत 50,000 माइनस करेगा, तो तुम्हारा स्टिल तुम्हारे बैंक में कितना दिखेगा? 1 लाख रुपया नेगेटिव में। ज़्यादा खुश मत हो, कितना दिखेगा? 1 लाख रुपया नेगेटिव। ठीक है, तो वही बात करते हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग माइनस क्या करते हैं? ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है? नेगेटिव 1 लाख माइनस एंड -1,50,000। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 1,50,000 और -1 लाख कितना हो जाएगा? 50,000। इसका मतलब 50,000 आपने पूरे साल भर में कमाया था। ठीक है, लेकिन आपने जो 50,000 पूरे साल भर में कमाया था, आप प्रॉफिट निकालते हो एब नॉर्मल लॉस को ऐड करके या माइनस करके? आंसर दो, बोलो। आप प्रॉफिट लॉस कमाते हो एब नॉर्मल लॉस को माइनस करके या ऐड करके? माइनस करके। तो इस सम्स में देखना एब नॉर्मल लॉस भी था। देखो, गुड्स कॉस्टिंग 6,000 वे डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। तो आपका एबनॉर्मल लॉस भी था। तो अब एबनॉर्मल लॉस को भूलना मत। यहाँ पे 6,000 रुपया का एबनॉर्मल लॉस था, 2,000 रुपया मिल चुका है, तो आपका नेट लॉस कितना है? 4,000। कहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, 6,000 रुपया का लॉस था, 2,000 रुपया का इंश्योरेंस मिल गया है, तो नेट लॉस कितना है? 4,000। ठीक है, तो आपका ये जो 5,000 आया है, ये एबनॉर्मल, सॉरी, ये जो 50,000 आया है, ये एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद आया। तो इसमें जैसे ही आपने 4,000 ऐड कर दिया तो आपको मिल गया रियल प्रॉफिट कितना है? 54,000। समझ गए आप? तो आपका रियल प्रॉफिट कितना है? 54,000। तो एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट अगर आया तो पहले आप जितना एबनॉर्मल लॉस है उसमें से जितना इंश्योरेंस मिल चुका है माइनस कर दो, तो नेट एबनॉर्मल लॉस आएगा। नेट एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में ऐड करके रियल प्रॉफिट निकालो। आप जब किसी भी कंपनी का रियल प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप लोग? सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद। तो इस कंपनी का 50,000 आया, पर ये जो 50,000 आया है ये आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस। तो भैया रियल प्रॉफिट था कितना? 4,000 पहले ऐड करके पता करो रियल प्रॉफिट कितना है। तो जैसे ही मैंने 4,000 ऐड कर, देखो, टू गेट अ रियल प्रॉफिट वी हैव टू ऐड बैक द एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। तो 50,000 में 4,000 आपने ऐड कर दिया, तो आपका रियल प्रॉफिट कितना हो गया? 54,000। ये जो 54,000 आया ये तो पूरे साल भर का है। ये जो 54,000 आया है वो तो पूरे साल भर का है। बट देखिएगा एक्वाजिशन कब हुआ था? अगस्त में। तो ये हो गया 4 मंथ और लास्ट का क्या हो गया? 8 मंथ। आपको प्रॉफिट पूरे साल भर का नहीं चाहिए था, आपको प्रॉफिट चाहिए था भैया इस डेट को कितने प्रॉफिट थे। आपको तो यही प्रॉफिट चाहिए था कि इस दिन कितना प्रॉफिट था। तो आपका रियल प्रॉफिट कितना है?
सुनो, आपका रियल प्रॉफिट कितना है? 54,000। ठीक है, तो उसमें से क्या करो, सबसे पहले 54,000 इंटू 4/12, तो 4 मंथ का प्रॉफिट निकला 18,000, और 54 इंटू 8/12, 8 मंथ का प्रॉफिट कितना निकला? 36,000। तो आपको 4 मंथ का प्रॉफिट मिल चुका। ये 4 मंथ का जो प्रॉफिट है वो 18,000 है। ये 4 मंथ का प्रॉफिट कितना है? जो 18,000 आया है वो इस दिन का प्रॉफिट नहीं है, लोग कंफ्यूज होता है यहाँ पे। जो 18,000 रुपये आया है वो इस दिन का प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे 4 महीने का प्रॉफिट है। ये पूरे 4 महीने का प्रॉफिट है। अपने को प्रॉफिट चाहिए था इस दिन वाले का। इस दिन अपने पास कितना प्रॉफिट है हमें ये चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, प्रॉफिट एज ऑन 1 अगस्त 2015। तो अपने पास ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, बोलिए तो? ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। ओके, ये जो 18,000 आया है, ये जो 18,000 प्रॉफिट आया, ये 4 महीने का आया था। लेकिन याद करो, विद इन 4 मंथ में जून आ रहा था, अप्रैल मई जून, और जून में आपका 4,000 का नुकसान हो गया था। अरे अप्रैल में जून में याद है आपको 6,000 का एबनॉर्मल लॉस था, जिसमें से 2,000 कंपनी पैसा दे दिया। तो कितना आपके पास नेट लॉस है? 4,000 है। तो जून में जो नुकसान हुआ वो प्रॉफिट तो माइनस करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये जो 18,000 आया था इसमें से जून में हुआ जो एबनॉर्मल लॉस वो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब जो प्रॉफिट आ रहा है 4 मंथ का वो कितना हो जाएगा? 14,000। ये 14,000 हो गया 4 मंथ का प्रॉफिट। और ओपनिंग वाला प्रॉफिट कितना है? 1,50,000 नेगेटिव। तो अब ऐड करो, माइनस 1,50,000 प्लस 14,000 कितना आ जाएगा? माइनस 1,36,000। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार आप ऐड कर रहे हैं, एक बार आप माइनस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए समझना पड़ता है। सुनो ध्यान से सुनो, समझो। पहले आपको रियल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करते हैं, उससे मिलता है रियल प्रॉफिट। अब जब रियल प्रॉफिट निकल गया तो 4 महीने और 8 महीने में डिवाइड कर दिया, तो 4 मंथ का प्रॉफिट निकल गया। अब आप चेक करो कि ये जो एबनॉर्मल लॉस था ये 4 मंथ के दौरान था या 8 मंथ के दौरान था। ये भी हो सकता है कि अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें आया है कि आग लगा है जून में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो वहाँ पे लिखा रहे कि जो भी फायर अकर हुआ या जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो हुआ तुम्हारा दिसंबर में। अगर दिसंबर में आ गया, यहाँ तो जून था, तो आपने क्या किया? जून किसके बीच में आएगा? देखिए ना, जून किसके बीच में आएगा? ये अप्रैल है ना, तो अप्रैल मई जून, यही ना जुलाई, तो ये अगस्त का पहला डेट आ गया। तो जून तो ये 4 मंथ के बीच में आया। हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें लिख रहा है कि फायर अकर्ड एट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहीं पर भी आ गया। तो इस बार जो 4,000 माइनस करोगे ये 4 मंथ के प्रॉफिट से नहीं माइनस करोगे, वो 8 मंथ के प्रॉफिट से माइनस करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्वेश्चन मत रट के जाओ 4 महीने से रट के जाएंगे, 4 महीने से, ऐसे नहीं है। आपको एबनॉर्मल लॉस उधर से माइनस करना है जिसके दौरान प्रॉफिट आपका आया हुआ है। तो मेरा 4 मंथ का प्रॉफिट था, ये मेरा जो प्रॉफिट था ये अप टू जुलाई था। तो अप टू जुलाई मेरा प्रॉफिट था 18,000। लेकिन जून में ही मुझे एबनॉर्मल लॉस हो गया 4,000 का। तो मैं क्या करूंगा? जुलाई वाले प्रॉफिट से, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, जो 4 महीने का प्रॉफिट था उसमें 4,000 माइनस कर दिया, तो मेरा आया 14,000। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नहीं भैया आगे यहाँ नहीं लगा था, आगे यहाँ लगा था। तो इस बार यहाँ से माइनस मत करना, फिर 18 का 18,000 ही रहेगा। कहाँ से माइनस करोगे? जो 36,000 आया था वहां से माइनस करोगे। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होगा तुम लोग, उतना टेंशन मत लेना। ठीक है, क्योंकि एकदम लग रहा है पहाड़ आ गया तुम लोग ऊपर में। ये हो गया नेगेटिव 1,36,000। ये कब आया है बोलो? ये आया तुम्हारा इस दिन का प्रॉफिट। इस दिन का प्रॉफिट 2 टाइप का प्रॉफिट होता है। जब बोलेगा प्रॉफिट ऑन द एक्वाजिशन, और एक होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द एक्वाजिशन। ठीक है, प्रॉफिट एट द एक्वाजिशन और प्रॉफिट अर्नड बिफोर एक्वाजिशन। तो आपका ये जो 4 मंथ का प्रॉफिट आया था ये एक्वाजिशन के पहले आया था। ये जो 4 मंथ का प्रॉफिट आया था ये बिफोर एक्वाजिशन था। आपका एक्वाजिशन तो 1 अगस्त को हुआ था, तो 1 अगस्त को कितना प्रॉफिट हमें ये निकालना था। समझ आ रहा है मेरी बात? ये आया 1,36,000। ठीक है, अब बात करते प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर।
प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर देख लो, पूरे साल भर का प्रॉफिट, ये तो 50,000 निकाल चुके थे अपने, ठीक है। तो अब अगर हमारा ये डायग्राम क्लियर है तो दो चीज़ यहाँ से निकलेगा। पहला, डेट ऑफ कंसोलिडेशन से क्या निकलेगा, हाँ, डेट ऑफ कंसोलिडेशन से क्या निकलेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू, ठीक है। इस डेट से क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो पहले ये दो चीज़ निकाल देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब है, डेट ऑफ एक्विजिशन। शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख, पीएल में नेगेटिव 1,36,000, ठीक है। तो कितना आएगा, 64,000। ये हो गया नेट वर्थ ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड, ठीक है। अब नेट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो जो 64 लाख था ये तो 100% के बराबर था, लेकिन होल्डिंग कितनी थी, 75%। तो 64 का 75 करेंगे, कितना आएगा, 48,000। आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 1,20,000। कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, 15,000 शेयर यस लिमिटेड कितना है, 1,20,000। तो 1,20,000 आपका अमाउंट इन्वेस्टेड था, तो आपने 1,20,000 यहाँ से माइनस कर दिया। गुडविल कितना आया, था औकात 48,000 का, पे कितना कर दिया, 1,20,000, ज़्यादा ही पे कर दिया, 72,000 रुपये, 72,000 ज़्यादा पे कर दिया। ये हो गया गुडविल, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यूएशन निकालो। शेयर कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर कितना था, 2 लाख रुपया। पीएल एट द एंड कितना था, 1 लाख रुपया नेगेटिव, तो कितना बचेगा, 1 लाख रुपया। 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया, ठीक है। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 25,000 रुपये, क्लियर। अब अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक देख लेते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जब सामान बेचा था, जब सामान बेचा था, किसने बेचा था, एच लिमिटेड ने ना। देखो, ट्रेड क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का जो क्रेडिटर है उसमें 20,000 रुपया का गुड्स सप्लाइड बाय द एच लिमिटेड। तो सप्लाई किसने किया था, एच लिमिटेड ने। तो एच लिमिटेड के प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और किसके स्टॉक में है, एस लिमिटेड के। तो एस लिमिटेड के स्टॉक्स में जो परचेज करेगा उसके स्टॉक से माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, और जो बेचा है उसके पीएल से माइनस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट था, 2,000। आधा बिका है और आधा नहीं बिका है, तो 2,000 का हाफ कितना होगा, 1,000। तो 1,000 मेरा क्या, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो होल्डिंग के पीएल से माइनस होगा 1,000 रुपया, और सब्सिडरी के स्टॉक से माइनस होगा 1,000 रुपया। अनरियलाइज प्रॉफिट 1,000 रुपया, ठीक है। आपको बैलेंस शीट बनाना है, हाँ बोलिए। ठीक है, डाल देंगे। अरे अपना ऐप में भी तो अपलोड हो रहा है, ऐसा थोड़ी यूट्यूब में ही अपलोड हो रहा है। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये सब देख लेते हैं। इसका मेन नोट्स अकाउंट देखो, क्या चीज़, अनरियलाइज, ठीक है, बोल रहा हूँ। एच लिमिटेड है ना, इसने क्या किया था, एस लिमिटेड को सप्लाई किया था 20,000 रुपये का, और इस 20,000 में 2,000 का प्रॉफिट था, ठीक है शुभम, यहाँ तक समझा ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि आधा सामान बिका है, तो हाफ सोल्ड है। अगर हाफ सोल्ड है तो हाफ क्या है, अनसोल्ड, अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड कितना होगा, 10,000 का होगा। अरे 20,000 में हाफ कितना होगा, 10,000, ठीक है। तो 2,000 प्रॉफिट था 20,000 में, 10,000 में कितना आएगा, ठीक है शुभम। आते हैं यहाँ पे नोट्स अकाउंट में, देखो बैलेंस शीट तो तुम लोग बना लेगा ना, ठीक है। मैंने नोट्स अकाउंट देखो इसका, एच का रिजर्व कितना था, 1,00,000 रुपया। एस का रिजर्व था ही नहीं, तो नेट रिजर्व कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। आते पीएल में आते हैं। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व कितना है, 80,000। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 1,000। बार बार बोल रहा हूँ, जो बेचेगा वो अपने पीएल से माइनस करेगा, बिकॉज मैं कोई भी सामान बेचता हूँ तो प्रॉफिट लॉस मेरा पीएल का पार्ट होता है। तो होल्डिंग अपने पीएल से माइनस करेगा 1,00,000 रुपया, कितना हो गया, 79,000, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा, आप टाइमलाइन डायग्राम देखिए, टाइमलाइन डायग्राम था ये वाला। ये क्या है, ये क्या है,
नेगेटिव 1,36,000, ये क्या है, कितना है, नेगेटिव 1,00,000। इसका मतलब मैंने 36,000 का प्रॉफिट कमाया था, तभी तो 1,00,000 नेगेटिव बचा। या वैसे छोड़ो ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, तब भी तो कितना आएगा, 36,000 आएगा। ये मेरा 1,36,000 क्या है, नेगेटिव। ये मेरा क्या है, 1,00,000 रुपया। ऐसे सोचो, बैंक में 1 अगस्त को था 1,36,000 नेगेटिव, ठीक है, और 31 मार्च को बैंक में हो गया 1,00,000 रुपया नेगेटिव। तो कितना पैसा बैंक में डाला था, 36,000 डाला था, तभी तो 36,000 कट के अभी भी स्टिल 1,00,000 रुपया नेगेटिव बचा हुआ है। तो इस दौरान जो पोस्ट पीएल है, जो पोस्ट पीएल वो कितना आएगा, 36,000 रुपये आएगा। ठीक है ना, समझ गया ना ये नहीं समझा तो क्लोजिंग कर लो ना, जो फॉर्मूला सिखाया था, नेगेटिव 1,00,000, अरे सुनो ना, नेगेटिव 1,00,000, ये क्या हो रहा है बाबा, और फिर कितना, 1,00,000, तो कितना आ जाएगा बोलो तो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, लेकिन नेगेटिव का बैलेंस रहेगा, प्लस का, ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस 1,00,000 प्लस 1,36,000 कितना आ रहा है, 36,000 आ रहा है ना, 36,000। ये फॉर्मूला लगा लो। तो ये 36,000 आया है, ये तो सबका मिलाकर आया है, मतलब माइनॉरिटी और होल्डिंग मिलाकर आया है। पर जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें होल्डिंग वाला अपना पीएल दिखाएगा। अगर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, तो 36,000 में 75% क्या था, होल्डिंग, तो कितना हो जाएगा, 27,000, ठीक है, 1,06,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो एच लिमिटेड का डिबेंचर क्या था, नील। एस लिमिटेड का डिबेंचर कितना था, 1,00,000, जिसमें से 60,000 का डिबेंचर इशू किया था होल्डिंग के लिए। अरे बोलो ना, 1,00,000 का डिबेंचर, 1,00,000 का टोटल डिबेंचर था, जिसमें से 60,000 का डिबेंचर इशू किया था, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने डिबेंचर परचेज किया था। तो इशू किसने किया था, एस लिमिटेड ने। तो एस लिमिटेड बोलेगा ये मेरे लिए कॉमन डेब्ट है, क्या है, कॉमन डेट। ये लोग एक दूसरे को इंटरेस्ट थोड़ी देंगे, होल्डिंग सब्सिडरी एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो सब्सिडरी का टोटल डिबेंचर 1,00,000 का था, जिसमें से 60,000 का डिबेंचर उसने एच लिमिटेड के लिए इशू किया था, अपने पिताजी के लिए इशू किया था। तो पिताजी वाला डिबेंचर क्या करो, माइनस करो, तो नेट डिबेंचर कितना बचेगा, 60,000, कितना, 40,000। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल का। एच लिमिटेड का है 75,000, एस लिमिटेड कितना है, 45,000। अब याद करो, एस लिमिटेड के क्रेडिटर में 20,000 रुपया का स्टॉक पड़ा हुआ था, इशूड बाय द एच लिमिटेड, याद है ना। सब्सिडरी कंपनी का जो क्रेडिटर है उसमें 20,000 का स्टॉक ऐड है, और वो स्टॉक किसने सप्लाई किया था, एच लिमिटेड ने सप्लाई किया था। तो कॉमन डेट बोल के माइनस कर दो, तो 45,000 जो टोटल क्रेडिटर था उसमें से 20,000 रुपया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1,00,000 रुपया। ये कितना आ जाएगा बोलो, 25 आ जाएगा ना, 25 और 75 कितना हो गया, 1,00,000 रुपया। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल। एच लिमिटेड का ये था, एस लिमिटेड का ये था, नॉर्मल। अच्छा, टेंजिबल एसेट है क्या, सॉरी, टेंजिबल एसेट का 1,00,000 रुपया। ट्रेड पेबल कहाँ से आ गया। इन्वेंट्री की बात करते हैं, स्टॉक देख लो। स्टॉक किसका होता है, जिसने परचेज किया है, तो एस लिमिटेड के स्टॉक से माइनस होगा। तो एच लिमिटेड का स्टॉक है 90,000, एस लिमिटेड का टोटल स्टॉक है 90,000। अच्छा, ये सारा इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। जिसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्योंकि इन्होंने परचेज किया था, तो इनके स्टॉक से माइनस करेंगे 1,000 रुपया। तो कितना हो जाएगा ये, 89 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, 179। बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अगर सब्सिडरी के लिए, अगर सब्सिडरी के लिए क्रेडिटर है, तो होल्डिंग के लिए क्या होगा, डेटर होगा, क्योंकि सब्सिडरी ने परचेज किया था। तो सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, होल्डिंग क्या है, क्रेडिटर। होल्डिंग ने बेचा था, तो होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो सब्सिडरी क्या है, डेटर। तो एच लिमिटेड का डेटर टोटल कितना था, 60,000, उसमें से कॉमन डेटर कितना है, 20,000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 40,000। और एस लिमिटेड डेटर कितना है, 30,000। अब इसमें थोड़ा सा 1 मिनट सुनो ध्यान से। एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड बोलता मेरा जो क्रेडिटर है, टोटल क्रेडिटर कितना था, 1,00,000, यही ना। एस लिमिटेड का टोटल क्रेडिटर कितना था, सॉरी, 45,000।
45,000 है ना, हाँ ठीक है। इसको समझा ध्यान से, ये है एस लिमिटेड और ये है एच लिमिटेड। तो एस लिमिटेड बोल रहा है जो मेरा टोटल क्रेडिटर है वह है 45,000, जिसमें से 20,000 का क्रेडिटर है एच लिमिटेड का। 20,000 यहाँ से माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25,000। तो अगर एस लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 रुपया एज ए क्रेडिटर एच लिमिटेड शो हो रहा है, तो एच लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो हो रहा होगा, क्या शो रहा होगा, भैया हमने सामान बेचा है, हमने सामान उधारी पे बेचा है, तो ये वाला क्या होंगे, डेटर होंगे। तो एच लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 का क्या होगा, डेटर होगा। किसके नाम पे होगा, एस लिमिटेड के नाम पे होगा। तो जब ये वाला क्रेडिटर और डेटर वाला आएगा ना, तो जिसने खरीदा है, जिसने खरीदा है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएगा, क्रेडिटर, और जिसने बेचा है, जिसने बेचा है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएगा, डेटर। फिर से सुन लो, कंफ्यूज मत होना। जिसने खरीदा है, जिसने खरीदा है वो अच्छा तुम इसको तुम मैच करो। जिसने खरीदा था वो अपने पीएल से क्या माइनस कर रहा था, प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर रहा था। बोलो, अरे मेरा बेचने का बात हो रहा है। जिसने बेचा था, सुनो, जिसने बेचा था वो अपने पीएल से क्या माइनस किया था, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस किया था। तो जब बेचेगा, जब बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, और साथ ही साथ डेटर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, डेटर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो एच लिमिटेड का दो चीज होगा, एच लिमिटेड जब बेचेगा सब्सिडरी को दिखाएगा डेटर में, दिखाएगा डेटर में, और जो भी प्रॉफिट होगा अनरियलाइज्ड वो पीएल से क्या करेगा, माइनस करेगा। अब एक बार एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ। एस लिमिटेड ने परचेज किया था तो वो अपने स्टॉक से प्रॉफिट माइनस करेगा, और परचेज किया था, उधारी में परचेज किया था, तो जब भी कोई सामान उधारी परचेज करते वो क्या होता है, क्रेडिटर। अभी क्लियर हुआ ना। तो एस लिमिटेड का दो जगह पे कॉन्सेप्ट आएगा, एक आएगा वो अपने स्टॉक से माइनस करेगा प्रॉफिट, और अपने क्रेडिटर से माइनस करेगा कॉमन डेट। तो मैं एक बार इसको सम अप कर दे रहा हूं। एच लिमिटेड दो जगह पे आएगा, ये अपने पीएल से माइनस करेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये तुम लोग लिख लो, ये चीज तो का शकल देख के लग रहा है ऊपर से जा रहा है, लिख लो तो ये चीज, लिखो लिखो लिखो। देख एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी चीज टफ है, सुनो ना, ए फ्री फोकट का ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए फीस नहीं लिया था। सुनो, नहीं, टू बी फ्रैंकली, कोई भी चीज पता है कब तक टफ है, जब तक आप उसको मानते हो ये टफ है। जिस दिन ये बोलोगे नहीं ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे, तुरंत तो आसान नहीं होगा पर आसान होना स्टार्ट हो जाएगा। माइंड सेट इज एवरीथिंग, माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर तुम इस इंटेंट से जा रहे हो होल्डिंग नहीं होगा, साक्षात बीड़ा धारणी मतलब सरस्वती माँ खुद बैठ कर होल्डिंग कंपनी पढ़ाएंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप इस माइंड सेट से जा रहे हो कि ठीक है होगा टफ लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फिर आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा। तो माइंडसेट को अपना ठीक रखो आप। लिखो लिखो यहाँ पे अनरियल कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो तो मेरे साथ, अच्छा लिखने के लिए बोला था, बात करने के लिए नहीं बोला था। तुम लोग को सुनाई भी कम दे रहा है आजकल, थोड़ा इलाज करा अपना तुम लोग। लिखने के लिए बोला था, बात करने के लिए नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डेट एंड अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। ये है होल्डिंग कंपनी, इस बार जानते हो क्रैश कोर्स किस नाम पे बिका है। मेरे कोचिंग सेंटर में चैप्टर नहीं पढ़ाया गया सर, सुने आप पढ़ाए तो दे दीजिए क्रैश कोर्स, कुछ ऐसे बिका है क्रैश कोर्स तो बहुत जगह तो पढ़ाया ही नहीं गया चैप्टर, ये हाँ बिलीव कर, ये चैप्टर ही बहुत जगह सेंटर में नहीं पढ़ाया गया। कम से कम 20-25 स्टूडेंट इस नाम से लिए कि भैया मेरे सेंटर में नहीं पढ़ाया गया, आप पढ़ाएं तो आप दे दीजिए अपना क्लासेस, तो सुन लो तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो, लोगों को तो वैल्यू ही नहीं कोई चीज़ का। होल्डिंग कंपनी पॉइंट से, होल्डिंग कंपनी देखो जब ये सोल्ड करेगा, होल्डिंग कंपनी जब सोल्ड करेगा
भाई अगर होल्डिंग कंपनी सोल्ड कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अच्छा ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है ना। हाँ तो आपको पहले सीधा वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उल्टा तो कर लेंगे आप आराम से। पहले सीधा वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एच कंपनी सोल्ड कर रहा है, तो परचेज कौन कर रहा है, सब्सिडियरी। ये भाई साहब जब सोल्ड करेंगे तो दो एंट्री पास करेंगे। चलो मैं डायग्राम बना ही दे रहा हूँ यहाँ पे। सोल्ड करेंगे तो जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा, अरे सेल करने पे क्या आएगा, क्योंकि पता है अगर पूरा का पूरा स्टॉक बेच दिया है तब तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो जब बेचने पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। कहां से लेस करेंगे, पीएल से। होल्डिंग अपने पीएल से लेस करेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। और जब बेचा था तो डेटर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो डेटर यहां पे कौन बनेगा, अरे बोलो ना, डेटर यहां पे कौन बनेगा, सब्सिडियरी, ठीक है। तो ये अपने डेटर से क्या करेगा, लेस करेगा कॉमन डेट बोल करके। मान लेते इसने बेचा था 50,000 का सामान, तो ये कॉमन डेट बोल करके डेटर से माइनस करेगा 50,000। ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी ने सोल्ड किया था 50,000, तो सोल्ड करने से दो कॉन्सेप्ट आया, वो अपने पीएल से माइनस करेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और अपने डेटर से क्या माइनस करेगा, कॉमन डेट, ठीक है। परचेज कौन किया था, ठीक है, परचेज या सब्सिडियरी। तो जब ये परचेज किया है तो इस केस में वो स्टॉक से माइनस करेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बस परचेज किया था ना, तो अपने स्टॉक से क्या माइनस करेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब परचेज किया था, दैट इज वाई एक और कॉन्सेप्ट आएगा क्रेडिटर वाला, बिकॉज आप जिससे भी उधारी परचेज करते हो तो सामने वाला क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो ये अपने क्रेडिटर से माइनस करेगा कॉमन डेट। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ बिना देखे बोलेगा, स्क्रीनशॉट बिना देखे बोलेगा तुम लोग। चलो ये लिख लिया ना, और मेरा आलसी दोस्त लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और लेने से बोल रहा हम पोज मारेगा, पोज मारेगा। हो गया, ठीक है। अब एक बार सुनो, चलो ठीक है, तुम लोग देख के ही बोल रहा। जिसने बेचा था, सुनो, जिसने बेचा था उसके उसके लिए दो कॉन्सेप्ट आएगा, बेचने से डेटर आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे पीएल से, और डेटर से क्या माइनस करेंगे, कॉमन डेट। जिसने खरीदा था तो खरीदने से क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आएगा, वो क्रेडिटर से माइनस करेगा कॉमन डेट, और स्टॉक से क्या माइनस करेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। बाकी समझदार है तुम लोग। अच्छा उल्टा भी हो सकता है हाँ? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर उल्टा हो गया कि बेचने वाला खरीदने वाला पार्टी चेंज हो गया, तो जैसे तुम लोग पार्टी चेंज करते हैं वैसे इसको भी चेंज कर देना, ठीक है। पर्सनल हो गया था क्या ये वाला। अच्छा डेटर कितना था एच लिमिटेड का, 60,000, कॉमन कितना था 20,000, कितना हो गया 40, ये एस लिमिटेड 70, बाकी कैश एंड कैश क्या हो गया बराबर। क्लियर हुआ, ओके। मास्टर सम्स कंप्लीट। ये कौन सा था, अच्छा छोड़ो, डिबेंचर पढ़ा दिया ना। अच्छा डिबेंचर में एक चीज और था, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था, याद है, डिबेंचर का इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ शायन बोलना, हाँ हाँ ये वाला, ठीक है। आज तक अभी तक सीयू में इस टाइप का सम्स नहीं आया कि डिबेंचर दोनों एक दूसरे के लिए इशू किया है। होल्डिंग ने इशू किया है सब्सिडियरी के लिए, और सब्सिडियरी ने डिबेंचर इशू किया है होल्डिंग के लिए, और दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करेंगे। होल्डिंग इंटरेस्ट पे कर रहा है सब्सिडियरी को, और सब्सिडियरी इंटरेस्ट पे कर रहा है होल्डिंग को। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक सीयू में नहीं पूछा है, और तुम लोग किस्मत ऑलवेज क्या रहता है, हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए।
तो कर लेते वाला क्वेश्चन, वैसे मैं स्किप करने वाला था पर, हाँ ठीक है, कहाँ से पढ़ा है? ये एम लिमिटेड, ये एम लिमिटेड है और ये क्या है, एल लिमिटेड। इसको हम लोग मान लेते हैं होल्डिंग। अच्छा मानना क्या है, मतलब एच और एस मान लेते हैं, ठीक है। एम और एन था ना, अभी फिलहाल जुबान पे क्या है, एच और एस चल रहा है, इसको एच और इसको एस मान ले। अब कुछ लोग बोलेंगे आप एजूम क्यों कर लिए, अरे भाई सम सॉल्व है, पहले से एजूम किया हुआ है, ठीक है। तो एम होल्डिंग का, होल्डिंग का शेयर कितना है, 3 लाख, और सब्सिडरी का शेयर कितना है, 2 लाख। बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होल्डिंग कितना है, 1,20,000, ठीक है। और सब्सिडरी का है क्या को, सब्सिडरी का नहीं है। जर्नल रिजर्व होल्डिंग का कितना है, 1,00,000 रुपया, सब्सिडरी कितना है, 30,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के पहले होता है ना, जो पीएल आता है उसमें से ही तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोला इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो पीएल अकाउंट है होल्डिंग का वो 60 है, और सब्सिडरी कितना है, 40। अच्छा ये जो भी कुछ है ये लास्ट डेट को है, एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। अब आ जाते हैं डिबेंचर का। होल्डिंग का डिबेंचर कितना है, 2,00,000 रुपया। सब्सिडरी का डिबेंचर कितना है, 1,00,000 रुपया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर, होल्डिंग का आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है 30,000, मतलब होल्डिंग को देना है डिबेंचर का इंटरेस्ट, और सब्सिडरी कितना है, 15,000। अदर लायबिलिटी की बात करते हैं, 1,90,000 है तुम्हारा होल्डिंग का, और 1,15,000 है तुम्हारा सब्सिडरी का, ठीक है। आते एसेट पे देख लेते हैं। फिक्स एसेट है होल्डिंग का 6,00,000 रुपया, सब्सिडरी कितना है, 3,40,000। इन्वेस्टमेंट, ये लाइन बहुत फोकस पे ध्यान, बहुत ध्यान से। इन्वेस्टमेंट इन 15,000 इक्विटी शेयर इन, एन लिमिटेड क्या था, सब्सिडरी था ना, तो इन्वेस्टमेंट इन 15,000 इक्विटी शेयर इन सब्सिडरी ऑन 30/9/2016, तो किस दिन एक्वाजिशन किया है, 30 सितंबर 2016 को एक्वाजिशन किया, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 2,00,000 रुपए। अब ये लाइन फोकस करना। डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड एट अ पार कितना है, 50,000। इस लाइन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड, डिबेंचर किसका है, एस लिमिटेड का। खरीदा किसने है, एच लिमिटेड ने। तो एच लिमिटेड ने खरीदा है, मतलब एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज वाई देखना 50,000 एच लिमिटेड के एसेट साइड में आ रहा है, ठीक है। पर इशू किसने किया है, एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएगा कि हमने 50,000 का डिबेंचर इशू किया है। किसको इशू किया है, होल्डिंग को इशू किया है। तो सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा कि हमने 50,000 का डिबेंचर इशू किया है, और होल्डिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा कि हमने 50,000 का डिबेंचर खरीदा है। तो खरीदा है तो एसेट है, और जिसने बेचा है वो क्या है, जिसने बेचा है तो उसके लिए क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर होगा, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी यहाँ पे डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड, तो एस लिमिटेड का जो डिबेंचर है वो होल्डिंग ने खरीदा, इसलिए यहाँ पे एसेट में दिखा रहा है 50,000। नेक्स्ट लाइन देखना, डिबेंचर ऑफ एच लिमिटेड, होल्डिंग का डिबेंचर किसने खरीदा है, सब्सिडरी ने खरीदा है, तो सब्सिडरी के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, सब्सिडरी के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कितना होगा, 60,000, ठीक है। अदर एसेट दिया हुआ। अब यहाँ पे देख लो, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च एज्यूमिंग दैट एस लिमिटेड हैज अर्नड यूनिफॉर्मली 16/17 एंड इट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस 20,000 रुपया ऑन 1/4/2016। तो ओपनिंग पीएल कितना है, नेगेटिव में है, डेबिट बैलेंस बोला है ना, अरे ओपनिंग पीएल कितना है, नेगेटिव में 20,000 रुपया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ध्यान में है ना, क्वेश्चन। अब इसका वर्किंग देख लो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं। ये भाई साहब कितना शेयर खरीदे हैं, 15,000, 2,00,000 डिवाइडेड बाई 100 करो कितना, 10 करो कितना आएगा, 20,000। हाँ तो 2,00,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 20,000। तो एस का टोटल 20,000 था, जिसमें 15,000 खरीद लिया। तो 15,000 डिवाइडेड 20 इंटू 100 कितना आ रहा है, 75। तो माइनॉरिटी कितना होगा, 25। टाइम लाइन डायग्राम देखिए, ओपनिंग डेट है 1/4/2016, नेगेटिव बैलेंस कितना था, 20,000 रुपये था ना, नेगेटिव ओपनिंग में 20,000 रुपये।
एक बार क्लोजिंग में फोकस करते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता सर ये डायग्राम बनता किसका है, सब्सिडरी का बनता है बाबा, एस लिमिटेड का बनता है। ठीक है, तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है क्लोजिंग में 2 लाख रुपया, बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, रिजर्व कितना दिया हुआ 30,000, पीएल कितना दिया हुआ 40,000। जिसको नहीं पता देख लो भाई, 2 लाख रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया। हो गया ना यहाँ पे क्लियर? ओके। क्या शेयर कैपिटल के मतलब बोनस वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग मानेंगे जो क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरा क्या है ओपनिंग कैपिटल है। रिजर्व रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो मेरा क्लोजिंग रिजर्व है वही मेरा क्या है ओपनिंग रिजर्व। अब पीएल के बारे में बात करूँ तो क्लोजिंग पीएल कितना है 40,000। अरे बोलो ना, क्लोजिंग पीएल कितना है 40,000 और ओपनिंग पीएल कितना है -20,000। बैंक में था स्टार्टिंग में 20,000 रुपया नेगेटिव और क्लोजिंग में है 40,000 रुपया पॉजिटिव, तो मैंने कितना पैसा डाला था 60,000। जैसे 60,000 डाला 20,000 रुपया कट गया, बचा कितना है 40,000। तो पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपया। लेकिन आपको पूरे साल भर का प्रॉफिट नहीं निकालना है, आपको पहले बिफोर एक्वाजिशन कितना प्रॉफिट है, अब पोस्ट एक्वाजिशन कितना प्रॉफिट ये निकालना है। बिफोर एक्वाजिशन निकालते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर कितना मंथ हो रहा है 6 महीना, और 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च कितना हो रहा है 6 महीना। पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है 60,000। ठीक है, इनटू कर दो 6/12 कितना आएगा 30,000 रुपये। तो इस दौरान मैंने 30,000 कमाया है और इस दौरान मैंने कितना कमाया 30,000। जो 30,000 का प्रॉफिट आया वो ये वाले दिन का नहीं आया है, ये पूरे 6 महीने का प्रॉफिट है। लेकिन अपने को प्रॉफिट चाहिए था इस दिन का, तो इस दिन का प्रॉफिट निकालने के लिए ओपनिंग प्लस 6 मंथ का प्रॉफिट। ओपनिंग प्रॉफिट कितना है -20,000। अब पूरे 6 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है, सॉरी पूरे 6 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया है 30,000 रुपया, और नेगेटिव कितना है 20,000 रुपया। तो ऐड करो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। तो देख लो पीएल कितना आ रहा है 10,000 रुपया। तो पीएल है 10,000 रुपया, क्लोजिंग है 40, तो पोस्ट पीएल कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। और कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में। बोलो ना, ये 30,000 रुपया कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में। क्या पूरा का पूरा शो कर दोगे? नहीं, ये जो 30,000 आया है इसका 75% ही बैलेंस शीट में शो करोगे। ये जो 30,000 आया है ये तो सबने मिल के कमाया है, तो होल्डिंग का जितना पोर्शन है वही बैलेंस शीट में जाएगा, माइनॉरिटी का नहीं जाएगा। तो 30,000 से 75% होल्डिंग का आएगा। बोले क्लियर है? अरे ये तो प्रॉफिट पीएल तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लो 10,000 रुपये पूरा वर्किंग नोट बना हुआ, देख लो। आते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किस दिन निकालते हैं? डेट ऑफ एक्वाजिशन। 2 लाख रुपया, 30,000 रुपया, 40,000, कितना आया औकात 2,40,000। 2,40,000 आया है, उसमें 2 कैलकुलेटर उठाओ ना, 2,40,000 ये इसकी नेटवर्थ है। कितना परसेंट होल्डिंग है 75%, कितना आएगा 1,80,000। तो 2,40,000 है, उसका 75% कर दो तो कितना हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 हो गया, ये नेटवर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। पे कितना किया है देखो ना, पे कितना किया है 2 लाख पे किया नहीं, तो इन्वेस्टमेंट 15,000, 2 लाख रुपया। तो ज़्यादा कितना पे कर दिया 20,000, तो गुडविल कितना आएगा 20,000 रुपये। देख लो गुडविल आ गया 20,000 रुपये। बोलिए। हाँ, तो ऐड तो करना ही पड़ेगा, ऐड तो करना पड़ेगा। हाँ ऐसे, ठीक है ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो 1 अप्रैल, ऐसे सोचो 1 अप्रैल को आपके बैंक अकाउंट में पैसा था मान लो 10,000 रुपया, ठीक है, और आपने 4 मंथ में कमाया है 20,000 रुपया। आफ्टर 4 मंथ कितना प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में, समझ गए? ये हो गया गुडविल आया 20,000 रुपया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लो, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब निकलते हैं डेट ऑफ एक्वाजिशन, इस डेट पे निकलता है ना। चलो इसका औकात देखो तो 2 लाख प्लस 30,000 40,000 कितना 2,70,000। 2,70,000 का 25%, 70 का 25% कितना आ रहा है बोलो तो 67,500। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन डेट। मेन तुमको यही समझना था। एच लिमिटेड बोल रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है एस लिमिटेड में, कितना इन्वेस्टमेंट किया है 50,000। तो ये इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे था
डिबेंचर के नाम पे। भाई तुम इन्वेस्टमेंट तभी कर पाओगे जब सामने वाला डिबेंचर इशू करेगा। तुम सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट तभी कर पाओगे जब सब्सिडरी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी। तो सबसे हाँ, कितना किया यहाँ पे 50,000, तो सब्सिडरी कंपनी डिबेंचर कितना है 50,000। अब सब्सिडरी कंपनी का लैंग्वेज देखना, ये बोल रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है एच लिमिटेड के डिबेंचर में, हमने इन्वेस्टमेंट किया है एच लिमिटेड के डिबेंचर में। भाई तुम एच लिमिटेड के डिबेंचर में तभी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे जब एच लिमिटेड डिबेंचर इशू करेगा। तो एच लिमिटेड ने कितना डिबेंचर इशू किया 60,000 रुपये, समझ रहे हो ना। तो एस लिमिटेड का डिबेंचर है 50,000 और एच लिमिटेड का डिबेंचर कितना है 60,000। तो होल्डिंग बोल रहा भैया हमने 60,000 का डिबेंचर इशू किया है सब्सिडरी को, और सब्सिडरी बोल रहा हमने 50,000 का डिबेंचर इशू किया है होल्ड। अब इंटरेस्ट पे देख लो, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट देख लो, ये समझा ना एक दूसरे का कैसे हुआ। इंटरेस्ट वाला देख लो, अब एक वर्ड था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के कॉन्सेप्ट था, देखना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। होल्डिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 और सब्सिडरी का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। मैं तुमको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, मैं तुमको यहीं समझा दे रहा हूँ। होल्डिंग का टोटल डिबेंचर कितना था, बोलो ना, होल्डिंग का टोटल डिबेंचर कितना था बोला। तो मतलब ये जो टोटल इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है इस 2,000 के बदले है, सॉरी 2 लाख के बदले है। तो जो 30,000 का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख के बदले है, ठीक है। इनटू होल्डिंग कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया था 60, तो इनटू कर दो 60, तो आ जाएगा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कितना आ जाएगा 9,000। ओके, अब बात करते हैं सब्सिडरी का। सब्सिडरी का टोटल डिबेंचर कितना है 1 लाख, उसका इंटरेस्ट कितना बाकी है 15,000। तो ये जो 15,000 का इंटरेस्ट बाकी है वो 1 लाख पे बाकी है, इनटू सब्सिडरी ने कितने का डिबेंचर इशू किया था, तो इनटू कर देंगे 50,000, कितना आएगा 7,500। ये इंटरेस्ट आ गया होल्डिंग का और सब्सिडरी का। तो दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज वाई क्या करेंगे माइनस होगा यहाँ पे। देख लो 30,000 आउट ऑफ 2 लाख इंटू करेंगे 60,000 कितना आएगा 9,000। 15,000 आउट ऑफ 1 लाख इंटू करेंगे 50,000 कितना आएगा 7,500। ठीक है, आते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ नहीं, मेन इसका क्या है नोट्स टू अकाउंट। इसका नोट्स टू अकाउंट देख लो। होल्डिंग का रिजर्व कितना था 1 लाख रुपया, सब्सिडरी का कितना था नील, तो कितना होगा 1 लाख रुपया। अब बात करते हैं पीएल का। होल्डिंग का कितना है 50,000, कितना है सॉरी 60,000 रुपया। कितने किसने सामान बेचा था, अच्छा इसमें बेचने वाला कुछ नहीं था ना, अच्छा बेचने वाला कुछ नहीं था। पीएल देखती वो अनसोल्ड स्टॉक चल रहा है ठीक है। सब्सिडरी का बात करते, सब्सिडरी का पोस्ट पीएल कितना था 30,000, याद है ना पोस्ट पीएल। पोस्ट पीएल देख लो यहाँ पे 10,000 और 40,000, तो पोस्ट पीएल कितना है 30,000। तो 30,000 का कितना परसेंट जाएगा 75%। 30,000 का 75% कितना 22,500, कितना आ जाएगा 82,500। सीआरआर था एच लिमिटेड का, वो भी आपने दिखा दिया, इतना अमाउंट आ गया रिजर्व का। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यही समझ लो, बस ये समझ लो एक्स्ट्रा, बस यही एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस यही वाला एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लो। डिबेंचर का बात करते हैं, एच लिमिटेड का डिबेंचर कितना था 2 लाख रुपया। ये भाई साहब अपने बेटा जी को कितना डिबेंचर इशू किए थे, याद है ना कॉमन डेट। बोल रहा है ये टोटल डिबेंचर है जिसमें घर वाले को इशू किए हो 60,000, तो माइनस कर दो घर वाला, माइनस हो गया। सब्सिडरी कंपनी का टोटल डिबेंचर कितना था 1 लाख, इन्होंने अपने पिताजी को कितना डिबेंचर दिया था 50,000, बोलो अभी माइनस कर दो 50,000, ठीक है। तो एक दूसरे का जो डिबेंचर दिया गया था वो क्या कर देना जस्ट माइनस कर देना। बात करते हैं अदर करंट लायबिलिटी, जो यहाँ पे आ गया। कुछ लोग को दिमाग चल रहा था सर क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया आपके नाम पे। एच लिमिटेड देखो, एच लिमिटेड का टोटल इंटरेस्ट कितना बाकी था 30,000, जिसमें से वो 9,000 का इंटरेस्ट पाता अपने बेटा से, मतलब सब्सिडरी से पाता। तो ये तो घर के अंदर से इंटरेस्ट आ रहा था, हटा दो इसको, अरे तो घर में से तो इंटरेस्ट आ रहा था। तो 30,000 में से घर वाला इंटरेस्ट माइनस कर दो, बचेगा बाहर वाला इंटरेस्ट। ये हो गया सब्सिडरी। सब्सिडरी का टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था
15,000, जिसमें से होल्डिंग कितना इंटरेस्ट देने वाला था, कितना, 7,500। पापा वाला इंटरेस्ट माइनस कर दो, आ जाएगा 7,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 28,500। सबको ऐड करके ये वाला अमाउंट है। टेंजिबल एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अदर एसेट में आ जाओ। अब ये अदर एसेट में आ जाओ। अदर एसेट, ये थोड़ा सा देखना, ये नया, ये तो यूनिक है, ये यूनिक है। सुनो, अदर एसेट का मतलब क्या, आज होल्डिंग कंपनी बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। होल्डिंग कंपनी बोल रहा है मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ना, होल्डिंग कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, बोलो ना, होल्डिंग कंपनी का टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो होल्डिंग कंपनी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा या देना है, बस कॉन्सेप्ट दोनों का अधूरा। ये इस लायबिलिटी साइड में है ना, तो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है। तो होल्डिंग कंपनी बोल रहा है मुझे 30,000 का इंटरेस्ट देना है। साइड में एक बंदा आया, बोला अपने बेटों कितना देगा, बोला 9,000। बोला 30,000 का इंटरेस्ट देना है, तो बोला अपने बेटे को कितना इंटरेस्ट देगा, बोला 9,000। अच्छा, बेटा को 9,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। होल्डिंग कंपनी बोल रहा है मुझे 30,000 का इंटरेस्ट देना है, जिसमें से 9,000 का इंटरेस्ट किसको देना था, बेटा मतलब सब्सिडरी को देना था। और सब्सिडरी क्या बोल रहा है, मुझे 9,000 का इंटरेस्ट लेना है, किससे, पिताजी से लेना है, मतलब होल्डिंग से लेना है। तो भाई आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सब्सिडरी को इंटरेस्ट मिलेगा, तो सब्सिडरी के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। अब यही सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। सब्सिडरी बोल रहा है कि मेरा टोटल, सॉरी, मेरा जो अदर करंट एसेट है, मेरा जो अदर एसेट वो 1,00,000 है, जिसमें से पिताजी से कितना इंटरेस्ट आएगा, 9,000। तो सब बोल रहा है तुम्हारा पापा है, छोड़ दो। बोला ठीक है, माइनस कर देते हैं, माइनस हो गया। तो होल्डिंग कंपनी बोल रहा है कि मुझे, सुनो ना, होल्डिंग कंपनी बोल रहा है कि मुझे 30,000 का इंटरेस्ट देना है, जिसमें से 9,000 का इंटरेस्ट सब्सिडरी के लिए है। और सब्सिडरी कंपनी क्या बोल रहा है कि मुझे होल्डिंग से 9,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो होल्डिंग, सब्सिडरी को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपको पैसा मिलेगा तो वो आपके लिए एसेट है। तो होल्डिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट देना था, तो सब्सिडरी कंपनी को इंटरेस्ट पाना था। तो सब्सिडरी कंपनी ने क्या किया, अपने अदर एसेट से 9,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्सिडरी बोलता है कि मेरे को 15,000 का इंटरेस्ट देना है, टोटल 15,000 का इंटरेस्ट देना है, जिसमें से पापा को इतना इंटरेस्ट देना है। अब पापा साइड कॉर्नर बोले तो बेटा हमको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पापा के लिए क्या है, एसेट। पापा के एसेट से माइनस कर दो। तो पापा का टोटल एसेट कितना था, 1,50,000, जिसमें से जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो क्या कर दो, माइनस कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 1,42,000। अब इसका भी एक डायग्राम बना लो, इसका एक डायग्राम बना लो, आ जाओ। डिबेंचर का देख लो। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या, देखो ध्यान से। ये है होल्डिंग, होल्डिंग का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, होल्डिंग का जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो कहाँ पे शो होता है, तो ना कहाँ पे शो होता है, लायबिलिटी साइड में। जो सब्सिडरी का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो कहाँ पे शो होगा, लायबिलिटी। मैं मेन इंटरेस्ट वाला बात बता रहा हूँ। तो इनका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इनका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे, पे करेंगे। इनका भी जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी क्या करेंगे, पे करेंगे। अब दो चीज़ हो रहा है, जो वो पेमेंट करेंगे सब्सिडरी को, जो भी वो सब्सिडरी को पेमेंट करेंगे, सब्सिडरी बोलेगा वो मेरा क्या है, एसेट है।
ठीक है, मेरा क्या है, एसेट। सब्सिडरी बोल रहा है हम जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करेंगे, हम जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करेंगे, किसको पे करेंगे, होल्डिंग को। वो होल्डिंग के लिए क्या है, एसेट। इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। हाँ, ठंडा लग रहा है, 25 कर दिया। मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे करना था, किसको पे करना था, सब्सिडरी को, तो सब्सिडरी के लिए क्या हो जाएगा, एसेट। और जो सब्सिडरी को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना था होल्डिंग के लिए, तो होल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है, जो एक दूसरे को पे करेगा, तो ऐसे एसेट वाला कॉन्सेप्ट देखना। बना लिया डायग्राम, रिवाइज भी करना घर में। हाँ, हो गया ना, ठीक। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, हाँ हाँ बस, मुझे लगता हो नहीं पाएगा, सामोला भी लगता है होल्डिंग लेना पड़ेगा। शाम को तुम लोग जुड़ेगा होल्डिंग के लिए, बोनस और मेन तो बोनस और क्या था, अरे बोनस था और डिविडेंड था ना, तो एटलीस्ट प्री एक्वाजिशन बोनस और प्री एक्वाजिशन डिविडेंड सीख लो, क्योंकि वही बहुत मेन है। और एग्जाम में क्वेश्चन बने, मतलब जो मैंने अभी अनरियलाइज स्टॉक बोला है और कॉमन डेट बोला, वो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। डिबेंचर वाला मैंने देखा नहीं क्वेश्चन अभी तक पूछा है, बट मे भी डिबेंचर वाला क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए एडवांस बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट वाला नेक्स्ट एक्स्ट्रा आ गया था ना। रीवैल्यूएशन से तो मस्ट रीवैल्यूएशन आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद बोनस से और डिविडेंड क्वेश्चन आता है, 5 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बोनस से आता है, डिविडेंड से आता है, रीवैल्यूएशन से आता है, अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक से आता है और कॉमन डेट से आता है। ये 5 क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखना ये 5 रहेंगे ही रहेंगे कॉमन। और अगर इसमें से नहीं बनेगा तो जो मैंने नॉर्मल सम्स नहीं सॉल्व कराया तुम लोग से, नॉर्मल सम्स वैसे टाइप क्वेश्चन आता है। अभी तक मैं देखा हूं कि डिविडेंड से एक क्वेश्चन बना है, इंट्रीम वाला डिविडेंड से क्वेश्चन बना है, वो मैं सॉल्यूशन के दौरान समझा दूंगा, इंट्रीम डिविडेंड क्वेश्चन, ठीक। अच्छा ब्रेक चाहिए सर, ब्रेक देके और पढ़ा दे। अच्छा ब्रेक देके, सुजल बोल रहा। हाँ ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बड़ा टॉपिक है, अभी टाइम लगेगा, ब्रेक ले लो। कितना, 3 बजे मिलते हैं, 3 PM पे रिज्यूम होगा भाई। शाम को भी मिलते हैं और फिर वो 2 कॉन्सेप्ट और रिवाइज कर लेंगे, पहले ब्रेक के बाद ये सीखते हैं, फिर अपने शाम को ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी विल बी कंप्लीटली नॉट रिलेवेंट इन द एग्जाम, क्योंकि जो रीवैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी में है, जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अच्छा तुम बताओ, मैं जिस कंपनी का परचेज करने जा रहा हूँ, मैं उसके एसेट को रीवैल्यूएट करूंगा, मैं खुद की कंपनी का री एसेट क्यों वैल्यूएट करूंगा। तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी का शेयर ले रहा है, तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेट वर्थ, याद है जब कैलकुलेट करा था, औकात निकाल रहा था, तो उसी वक्त वो क्या कैलकुलेट करेगा, भैया एसेट वैसेट ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। तो होल्डिंग कंपनी अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट कर रहा है, तो हमारे एग्जाम में वो रिलेवेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन विल नॉट बी रिलेवेंट इन द एग्जाम। क्या बोल रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी किस दिन, जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है। मतलब अगर रीवैल्यूएशन ऑन द कंसोलिडेशन हुआ है, अगर रीवैल्यूएशन कंसोलिडेशन डेट वाले के दिन हुआ, जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा था, ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का डेट क्या होता है नॉर्मली 31 मार्च। अगर कोई भी रीवैल्यूएशन हुआ है 31 मार्च को, अगर कोई भी रीवैल्यूएशन हुआ है 31 मार्च को, वो एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है। लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन पढ़ लेते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें उनको पता ही नहीं है। अगर रीवैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी का है
नॉट रेलिवेंट। अगर रीवैल्यूएशन सब्सिडरी कंपनी का है बट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, मतलब बैलेंस शीट वाले दिन है, उस दिन भी कोई एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, यही तुम्हारे एग्जाम में आता है। ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी कंपनी विल बी रेलिवेंट इन द क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जब मैं जिस दिन, मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ 1 जुलाई को, 1 जुलाई वाले दिन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट मैटर करता है। जिस दिन मैं परचेज करने गया उस दिन मैं सामने वाली कंपनी का नेटवर्थ निकाल रहा हूँ, उसकी औकात निकाल रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेटवर्थ, उस वक्त मुझे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट देखना है और उसी वक्त हमारे मैटर है, अदरवाइज ना तो उसके पहले ना उसके बाद। 4 नंबर देखो, while consolidation all the asset and liability of subsidiary company are the readjusted as per the value decided by the holding company on the date of acquisition। बोल रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी ने रीवैल्यूएशन किया है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। while consolidation मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सुनो ना, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्स एसेट, और फिर लिखते हैं करंट एसेट। ये जो फिक्स एसेट है इसका जो भी रीवैल्यूएशन हुआ है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन हुआ तो ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 4 नंबर बोल रहा है कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट साइड में क्या लिखोगे, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कम था तो ऐड कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन ज़्यादा था, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने ओवर वैल्यूड किया था, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट करना। 5 नंबर देख लिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। बोला जो भी रीवैल्यूएशन होगा वो 2 टाइप होगा, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अपवर्ड का मतलब क्या हो रहा है, अपवर्ड का मतलब एसेट का वैल्यू कम था, सुनो ना, अपवर्ड का मतलब एसेट का वैल्यू कम था, आपने उसकी वैल्यू को बढ़ाया है। तो जब भी एसेट बढ़ेगा, जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट से बढ़ेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और रीवैल्यूएशन ऑन एसेट। डाउनवर्ड करोगे मतलब क्या है, एसेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, कम कर दिए, तो जब भी एसेट को कम करोगे तो टू एसेट। एसेट को डिक्रीज करना है तो ये क्रेडिट साइड से करते हैं, और एसेट को इंक्रीज करना है तो डेबिट साइड से। जब आप अपवर्ड वैल्यूएशन करोगे, अपवर्ड का मतलब एसेट का दाम कम था, आप इसको बढ़ा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड। तो एसेट जब भी बढ़ेगा डेबिट से बढ़ेगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब एसेट का दाम बहुत ज़्यादा था, सब्सिडरी कंपनी ने अपनी औकात दिखाने के लिए उल्टा पुल्टा एसेट का दाम लिख दिया, क्योंकि याद है नेटवर्थ ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो सब्सिडरी कंपनी अपना नेटवर्थ दिखाने के लिए, नेटवर्थ को ज़्यादा दिखाने के लिए एसेट को बढ़ा बढ़ा के लिखा है। तो होल्डिंग कंपनी क्या पागल थोड़ी है, वो तो देखेगा कि जिस मशीन का दाम मार्केट में 1 लाख रुपया है और आपने इसको 5 लाख किया, 4 लाख रुपया आपने ओवर वैल्यूड किया, तो दाम कम करेगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। तो जब भी एसेट को डाउन करेगा तो एसेट डाउन होता है क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय टू एसेट, और यह क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब रिजर्व वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि जब सामने वाले का एसेट 5 लाख था, ध्यान सुनना, सामने वाले का एसेट कितना था, 5 लाख, मैंने उसको रीवैल्यू करके 1 लाख कर दिया, मैंने कितना पैसा सेव कर लिया, बोलो ना, कितना पैसा सेव कर लिया, 4 लाख। जब भी आप एसेट और लायबिलिटी से पैसा कमाते हो, जब भी आप एसेट और लायबिलिटी से पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। जब भी आप एसेट और लायबिलिटी से पैसा कमाते हो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, समझ गए। तो 5 लाख का एसेट को हमने रीवैल्यू करके 1 लाख कर दिया, तो कितने का बेनिफिट हुआ हम अपने को, 4 लाख। तो 4 लाख से अपनी कैपिटल प्रॉफिट बढ़ गई, बोले ना, 4 लाख से अपना कैपिटल प्रॉफिट बढ़ गया, और इसी कैपिटल प्रॉफिट जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। 6 नंबर देखो, ऑन द कंसोलिडेशन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन एंड द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी विल बी रीएडजस्ट कंसिडरिंग द फ्यूचर डेप्रिसिएशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोला जब भी आप कंसोलिडेशन करोगे तो आप फ्यूचर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करोगे। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका जब इसका क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको ना अपने क्वेश्चन से समझेंगे, एक बार पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर इस लाइन का मतलब समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल 1 है। बैलेंस शीट कब है? 31 मार्च 2017। ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी, इसके एसेट है और इसके लायबिलिटी है। सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का देख लो 4 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, पीएल है 1,50,000, 20,000। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब अदर लायबिलिटी है 7,50,000, 4,80,000। अगर मैं एसेट की बात करूं तो इक्विपमेंट था 2,50,000, 95। ये लाइन पढ़िएगा ध्यान से। इन्वेस्टमेंट इन 9,000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2016। बोल रहा है ओपनिंग डेट में ही हमने सब्सिडरी कंपनी का 9,000 शेयर परचेज कर लिया। 1 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 में से कितना परचेज कर लिया? होल्डिंग कितना होगा? 9,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना हो जाएगा? 90%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। ठीक है, ये अदर एसेट है। अब ये वाला देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो। 1/4/2016, 1/4/2016 मतलब ओपनिंग डेट की बात कर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एस लिमिटेड सोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹8,000 रुपया एंड इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज रीवैल्यूड। अच्छा मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। पीएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का मतलब सब्सिडरी का पीएल अकाउंट है, ओपनिंग में कितना है? 8,000। इक्विपमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जो इक्विपमेंट था ये वाला, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इक्विपमेंट ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड वाज रीवैल्यूड बाय द एच लिमिटेड एट ए 20%। क्या बोल रहा है? इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज रीवैल्यूड बाय द एच लिमिटेड एट ए 20% above its बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपया। ध्यान से पढ़ना। इक्विपमेंट ऑफ एस लिमिटेड वाज रीवैल्यू, जो सब्सिडरी कंपनी का इक्विपमेंट था उसको रीवैल्यू किया गया। किसके द्वारा रीवैल्यू किया गया है? होल्डिंग कंपनी के द्वारा। कितना परसेंट? 20%। above its book value of 1 lakh rupees, but no such adjustment affected in the books of subsidiary company। बोल रहा है कि 20% above its book value of ₹1 लाख रुपया। बुक वैल्यू कितना था? 1 लाख रुपया, उससे ज़्यादा कितना रीवैल्यू किया है? 20%। ठीक है, टेंशन ना लो। अब तो वर्किंग सोल्यूशन देखो, ध्यान समझना। होल्डिंग अपना 90 और 10 आ गया था ये वाला, ठीक है। ये टाइमलाइन डायग्राम देखियो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 8,000, कैपिटल रिजर्व कितना था? 20,000। ये कैपिटल रिजर्व 20,000 कहाँ आया? क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है? क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं दिख रहा है तो कैपिटल रिजर्व अभी मत, अभी कैपिटल रिजर्व भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। पीएल अकाउंट कितना था? 20,000। कितना था? 20,000। कहाँ लिखा हुआ देखो, पीएल अकाउंट 20,000 रुपया, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वही मेरा क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। तो जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल था वही मेरा क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 8,000 है, यहाँ पे कितना है? 20,000। गलती से 8,000 और 20,000 अभी तुरंत पोस्ट पीएल मत निकालना, अभी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट 1 लाख का एसेट था, आपने उसको 20% रीवैल्यूड किया अबव इट्स बुक वैल्यू। 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000, मतलब 20,000 आपने एक्स्ट्रा रीवैल्यूड किया, ठीक है। हाँ, अब निकालते डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आएगा? 20,000 रुपया। बोल रहा ना 1 लाख रुपया उसका बुक वैल्यू था, आपने 20% उसको रीवैल्यूड किया। अभी सब क्लियर हो जाएगा, पहले एक एक लाइन को समझो ध्यान से। 1 लाख था, आपने 20% रीवैल्यूड किया, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 20,000। अच्छा, डाउनवर्ड हुआ या अपवर्ड हुआ बाद में समझेंगे, पहले कैपिटल रिजर्व का अमाउंट देख लो कितना आया? 20,000 रुपया। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द एस लिमिटेड। देखो इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था? 95,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? नहीं पता है ना, कोई। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो बुक वैल्यू मतलब ओपनिंग डेट, ओपनिंग में इक्विपमेंट था 1 लाख,
क्लोजिंग में इक्विपमेंट कितना है 95, तो पूरे साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा 5000। बुक वैल्यू मतलब 1 लाख रुपया उसकी वैल्यू था ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितना है 95, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है 5000। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द, ये है बुक वैल्यू मतलब ओपनिंग वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग वैल्यू, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है 5000। डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द एच लिमिटेड, अब यहीं पे समझाना है, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया ये किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा एस लिमिटेड, लेकिन अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है किसके द्वारा एच के द्वारा। ये जो 5000 डेप्रिसिएशन है वो तो एस के अकॉर्डिंग है, तो एस के अकॉर्डिंग तो दो चीज था, एस बोलता मेरे हिसाब से इक्विपमेंट का दाम कितना है 1 लाख, यही ना, अब मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना होगा 5, एच बोल रहा है कि तेरा पिताजी हम है, तेरे अकॉर्डिंग हम क्यों चलेंगे, अब मेरे अकॉर्डिंग तेरा वैल्यू डिसाइड होगा और मेरे अकॉर्डिंग तेरा डेप्रिसिएशन होगा। कॉन्सेप्ट दिख रहा है, फिर से देख लो, एस लिमिटेड क्या बोल रहा है मेरे अकॉर्डिंग इक्विपमेंट का वैल्यू कितना है 1 लाख, अब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है 5000 और क्लोजिंग वैल्यू कितना है 95। बोले इधर तुम्हारे पापा खड़े हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग बुक वैल्यू आएगा, मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आएगा और मेरे अकॉर्डिंग क्लोजिंग वैल्यू आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। आते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द एच लिमिटेड, ये एस का देख लो, एस क्या किया था 5000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1 लाख रुपया पे, इनटू कर देंगे 100 तो रेट निकल गया 5%। 5000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 1 लाख रुपए पे, तो इनटू कर देंगे 100 निकल गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का रेट निकला 5%, निकला 5%, ठीक। 1,20,000 वैल्यू किसके अकॉर्डिंग था एच के अकॉर्डिंग, तो एस ने क्या किया था इक्विपमेंट का वैल्यू लिखा था 1 लाख रुपया, एच क्या किया मार्केट में पता किया, बोला ये जो 1 लाख रुपया दिखा रहे हो ना एक्चुअल में इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, कितनी है 1,20,000, इसको क्या बोलते हैं अपवर्ड करना, वैल्यू कम था वैल्यू को बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, क्या बोलते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो 1 लाख के एसेट को बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया, जो 5% का डेप्रिसिएशन आया था वो तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आया था, तो भैया 1,20,000 पे कितना आएगा, तो 1,20,000 का 5% कितना होगा 6,000 रुपये, कितना होगा 6,000। एक तरीका और है 5,000 का डेप्रिसिएशन आया था 1 लाख पे, तो 1,20,000 पे कितना आएगा, 5,000 का डेप्रिसिएशन आया था 1 लाख रुपया पे, 1,20,000 में कितना आएगा 6,000। जो तरीका निकालना निकाल, बेटर क्या रहेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द सब्सिडरी कंपनी वो निकाल लेना, और जितना अमाउंट का रिवैल्यूएशन हुआ इनटू कर देना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 5% आ गया और रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना था 1,20,000 इनटू कर देना 5% कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। अब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल वर्ड क्यों आया, पीएल बोलता है सॉरी सब्सिडरी बोलता मेरे हिसाब से 5,000, होल्डिंग बोलता मेरे हिसाब से 6,000, तो एडिशनल कितना है 1,000 है। देख लो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय द एच लिमिटेड, 5,000 तो ऑलरेडी चार्ज है ना, तो एक्स्ट्रा और कितना चार्ज किया जाएगा 1,000 रुपया, 5,000 माइनस 6,000 माइनस 5,000 कितना 1,000 रुपया। दीज एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड विद द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्यों बोला गया, क्योंकि आपको याद है आपका जो भी साल भर का डेप्रिसिएशन होता है आप इसको ट्रांसफर करते हो पीएल अकाउंट में, पढ़े हो ना, पीएल अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, यही बात यहाँ लिखा हुआ है दीज एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी एडजस्टेड विद द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तुम लोग हायर परचेज अकाउंट पढ़ा होगा या इंश्योरेंस वगैरह पढ़ा होगा, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा होगा, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता था पूरे साल भर का लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करता था पीएल अकाउंट में। तुम लोग अगर कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा उधर में भी देखना प्रॉफिट वगैरह कहाँ ट्रांसफर करते थे पीएल में ट्रांसफर। वही बोल रहा है ये जो 1,000 रुपया का तुम एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम्हारा जो कंसीडर किया जा रहा है उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट। अब देखते हैं करेक्ट अमाउंट ऑफ पीएल अकाउंट, करेक्ट अमाउंट ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट प्रॉफिट और लॉस एज पर द 31 मार्च 2016 कितना है 20,000 रुपया, प्रॉफिट और लॉस एज पर 20,000 रुपया लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। जब तुम 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्या है खर्चा, अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा 1,000 रुपया से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा,
डेप्रिसिएशन क्या खर्चा है या इनकम, बताओ ना। खर्चा है। तो जब तुम 1000 रुपया से एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो तुम्हारा 20 में से 1000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारा करेक्ट पीएल कितना आएगा, 19,000। ठीक है, अब इसको मैं सम अप कर रहा हूँ, बस दो दो लाइन में मैं सम अप कर दे रहा हूँ। बुक्स में रिवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन आएगा वहां पे एसेट का वैल्यू दिया रहेगा एज पर सब्सिडरी कंपनी, और डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू दिया रहेगा या रेट दिया रहेगा एज पर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी बोलता है ठीक है भैया ये तो आपके हिसाब से है, अब आप मेरा हिसाब से देखो। अगर होल्डिंग कंपनी को लग रहा है कि सामने वाले ने एसेट कम चार्ज किया है तो वो क्या करेगा, अपवर्ड करेगा, मतलब एसेट को बढ़ा देगा। या अगर होल्डिंग कंपनी देख रहा है कि सामने वाले ने एसेट ज्यादा चार्ज किया है तो वो क्या करेगा, कम कर देगा। तो होल्डिंग कंपनी अपने हिसाब से एसेट और लायबिलिटी, एसेट का वैल्यू निकाल रहा है अपने हिसाब से, उसी को बोलते हैं रीवैल्यूएशन। पहला चीज याद रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो एज पर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को देख करके मार्केट में सर्वे करेगा कि भैया एसेट कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो बढ़ा देगा, ज्यादा है तो कम कर देगा। ये था पहला बात। जब डेप्रिसिएशन जब इक्विपमेंट का या प्लांट का अमाउंट आया था सब्सिडरी के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन भी किसके हिसाब से आएगा, सब्सिडरी के हिसाब से। अब होल्डिंग बोल रहा मेरे हिसाब से एसेट का वैल्यू दिखो, मेरे हिसाब से एसेट का वैल्यू दिखाओ। तो अगर डेप्रिसिएशन था एच पर सब्सिडरी तो बाद में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एच पर होल्डिंग, एच पर होल्डिंग। और डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और उस एडिशनल डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट से क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। लिखो इसको, तीन चीज लिखो, इस पूरे चीज को 3 चीज में लिखो। हाँ बोलिए। जी जी, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं, निकाला गया है। देखिए 1,00,000 रुपया बुक वैल्यू था, ध्यान समझिएगा। उसमें से क्लोजिंग वैल्यू था 5,000, 95,000। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल भर में कितना चार्ज किया गया होगा, 5,000 ना। ये था बुक वैल्यू, याद है क्वेश्चन में था ना बुक वैल्यू। हाँ, अब रेट अगर निकालना है, 5,000 का डेप्रिसिएशन है 1,00,000 पे, इंटू कर दीजिएगा 100 तो रिकॉर्ड आएगा रेट, ये होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 3 पॉइंट सुनो ना, ये 3 पॉइंट बस रीवैल्यूएशन में याद रखना है। 3 पॉइंट है तो सॉल्यूशन काफी बड़ा, पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट आपको याद रखना, देखो इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन वैल्यूएशन डन बाय सब्सिडरी कंपनी, वैल्यूएशन डन बाय सब्सिडरी कंपनी। तुम लोग ऑनलाइन वाला लोग जुड़ा था 40-50 लोग, अभी हो गया 28, मतलब 1-2 घंटा पढ़। अभी तुम लोग कब से क्लास चल रहा है तुम लोग, 1 बजे से ना। ठीक है, 2-2.5 घंटा पढ़ लिया तो क्या हो गया। नहीं वो बोलना ये सब बहुत जरूरी है। बहुत सारा टीचर लोग बोलता ही नहीं है, बोलता मेरे से क्या मतलब है। सब बहुत गलत बात है। तुम लोग 2-2.5 घंटा नहीं पढ़ेगा अभी एग्जाम के टाइम पे तो कितना पढ़ेगा। प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं है, जीवन का प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। अभी तो क्या है, जस्ट वो देखो पीछे में इन लोग अलग ही जीवन चल रहा है। तुम लोग तो गजब है भाई। सर्टिफिकेट लेके जाना जिस दिन लास्ट क्लास रहेगा मेरे से। हाँ हाँ, फेयरवेल। हाँ तुम तीनों को होगा अच्छे से। हाँ माँ बाप को लेकर आना, पेरेंट है ना, पता तो ना चले कि क्या क्या गुण आपके अंदर है। तो शादी ब्याह में थोड़ा 2-4 ऐड कर देना मेरे तरफ से। चलो इन द क्वेश्चन वैल्यूएशन डन बाय द सब्सिडरी कंपनी, एकदम सीरियस हो जाओ एकदम। अभी कितना दिन बाकी एग्जाम, ज्यादा दिन तो है नहीं। इन द क्वेश्चन वैल्यूएशन डन बाय सब्सिडरी कंपनी, in the question valuation done by subsidiary and also depreciation charged and also depreciation charged as per subsidiary company।
क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो वैल्यूएशन, अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे एक चीज लिख देना, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट लिख देना, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जो एसेट का वैल्यूएशन है वो किसके हिसाब से है, सब्सिडरी के हिसाब से, और जो डेप्रिसिएशन भी किसके हिसाब से है, सब्सिडरी के हिसाब से। ठीक है, अब सुनो पॉइंट नंबर 2 याद रखना, 3 चीज याद रखना आपको, बस 3 चीज। होल्डिंग कंपनी revalued the asset, revalued the asset by upward or downward। होल्डिंग कंपनी रीवैल्यूड द एसेट बाय अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड करेगा या तो डाउनवर्ड करेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो चार्ज द डेप्रिसिएशन एज पर रीवैल्यूड अमाउंट, एज पर रीवैल्यूड अमाउंट। ये तीसरा दूसरा पॉइंट हो गया। होल्डिंग कंपनी क्या करेगा, एसेट को रीवैल्यूड करेगा, चाहे अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा, और जो भी रीवैल्यूड अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और तीसरा में क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन, लिखो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन। यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, सुनो, एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एज पर सब्सिडरी माइनस डेप्रिसिएशन एज पर, समझ गया ना, डेप्रिसिएशन एज पर, अच्छा पर डेप्रिसिएशन एज पर सब्सिडरी कंपनी माइनस डेप्रिसिएशन एज पर होल्डिंग कंपनी। और इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। बस इतना ही याद करना था, ये 3 बात आपको याद रखना कि क्वेश्चन में दिया रहेगा सब्सिडरी के हिसाब से, फिर होल्डिंग करेगा रीवैल्यूएशन अपने हिसाब से, जैसे सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन निकाला वैसे होल्डिंग में डेप्रिसिएशन निकालेगा, फिर दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है उसको बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, और इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पीएल अकाउंट में। किसका पीएल अकाउंट में, ये भी लिख लो, सब्सिडरी अकाउंट के पीएल अकाउंट। अभी वाला शब्द आएगा। ये हो गया 3 पॉइंट। अब निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद है 10% था, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये वैल्यू देख लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000, यही ना, 1,20,000। अच्छा यहाँ मत देखो, ये डायग्राम देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 1 लाख, पीएल अकाउंट कितना था, 20,000, और याद करो डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेगा 1,000 रुपया, वो क्या हो गया, माइनस होगा, तो कितना हो 19,000, तो 1 लाख प्लस 19,000। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व वर्ड आया था ना, कैपिटल रिजर्व। अब ये दोनों साइड में आएगा कैपिटल रिजर्व, कैसे, ये दोनों साइड में कैसे कैपिटल रिजर्व आया बताओ तो। हाँ सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा है ना, जो प्लांट का जो वैल्यू है वो 20% से बढ़ा है। एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व पहले यहाँ नहीं आया, कैपिटल रिजर्व पहले ओपनिंग में आया, वो ओपनिंग में आया। एक कॉन्सेप्ट है, सुनो, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी एसेट का वैल्यूएशन बढ़ता है, ध्यान सुनना, किसी भी एसेट का अगर वैल्यू बढ़ता है तो कैपिटल प्रॉफिट भी साथ में बढ़ता है। किसी भी एसेट का अगर वैल्यूएशन बढ़ता है तो कैपिटल प्रॉफिट भी बढ़ता है, साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व भी बढ़ेगा। आप इसको ऐसे समझो ना, अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट कर रही है तो फ्यूचर में प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएगी, और जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और कल को अगर एसेट बेचेगा तब भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एसेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ये कैपिटल रिजर्व मेरा आया 20,000 यहाँ पे, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल रिजर्व था। साल भर में कुछ हुआ क्या? नहीं। तो जो ओपनिंग कैपिटल रिजर्व था यही ट्रांसफर होकर क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल। अगर यहीं पे एसेट का वैल्यू कम करता, सुनो ना, यहीं पर अगर एसेट का वैल्यू कम करता, तो अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब मेरा कैपिटल प्रॉफिट कम हो रहा है, तो यहाँ पे किस में आता है? नेगेटिव में आ जाता। अगर सिंपली याद रखो, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व नेगेटिव, सिंपल। ठीक है ना? तो अब निकालो, तो इस डेट से निकालो। 1 लाख प्लस 19 प्लस 20 कितना आ रहा है? 1,39,000। कितना परसेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट था? 10%। कितना आ जाएगा तुम्हारा? 13,900 आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक बार निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैसे निकला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? यही तो डेट ऑफ एक्विजिशन है। 1 लाख रुपया, 8,000 रुपया और प्लस 20,000 कितना आ रहा है? 1,28,000 इंटू कर दो 90%, कितना आएगा? 1,28,000 का 1,28,000 का 90% कितना आ रहा है? 1,15,000। 200 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? देख लो अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे ना 1,40,000। 1,40,000 तो ये एक देखो 1,28,000 था नेटवर्थ, उसका कर देंगे 90%, कितना आ जाएगा? 1,15,200 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 1,40,000। ज़्यादा पे कर दिया ना? कितना पे किया? 24,000। 24,000, अच्छा 24,800। ये क्या हो गया? गुडविल का अमाउंट। कैपिटल रिजर्व देखो, सॉरी ये देखो 13,900 आया था ना, 13,900 ये हो गया 13,900, ये हो गया 13,900। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देख लो 24,800 आ गया ना गुडविल। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट हो? अच्छा गुडविल को क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, हमेशा याद रखना। इक्विपमेंट देख, इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट देख लो। होल्ड कितना था ये? एच लिमिटेड के हिसाब से इक्विपमेंट 2 लाख। एच लिमिटेड का इक्विपमेंट कितना था? 2 लाख एच लिमिटेड का। सब्सिडरी कितना था? 1,20,000, क्योंकि होल्डिंग में तो 1,20,000 के हिसाब से आएगा, तो 1,20,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? अरे याद है ना, होल्डिंग में 1,20,000 के हिसाब से, क्योंकि वो 1 लाख था सब्सिडरी के हिसाब से, ये 20% बढ़ाया था, तो होल्डिंग के हिसाब से इक्विपमेंट कितना? 1,20,000। साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 6,000। कितना आया? 1 लाख। इन सबको ऐड करके ये अमाउंट आ जाएगा। अगर पीएल की बात करें तो होल्डिंग का पीएल है 50,000 रुपया, सब्सिडरी कितना है? 9,900। अब ये 9,900 कैसे? देखो ध्यान से, 19,000 प्रॉफिट था। 19,000 क्या था? प्रॉफिट माइनस 8,000। ये 8,000 कैसे आया बता सकता है कोई? पोस्ट रिजर्व। पोस्ट रिजर्व टाइमलाइन डायग्राम देखो ना, ये कितना है? 8,000 और ये कितना है? 20,000। कितना आया पोस्ट? 11 ना। अरे पोस्ट कितना है? 11। 11,000 का कितना परसेंट? 90%। कितना आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये था पोस्ट, ये 8,000, ये 19,000, दोनों आएगा कितना? 11,000। 11,000 का 90%, 9900 देख लो, 9900, तो ये आ गया पीएल। कैपिटल रिजर्व में देख लो नो इम्पैक्ट। रीजन क्या है? रीजन क्या नो इम्पैक्ट? जितना क्लोजिंग था उतना क्या है? ओपनिंग। अब पोस्ट रिजर्व क्या हो जाएगा? अरे अपने पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व निकालते हैं ना, तो ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, डिफरेंस कितना है? नील का। नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इशू ऑफ बोनस शेयर शाम को पढ़ाएंगे। रीवैल्यूएशन में बस इतना याद रखना है कि सब्सिडरी कंपनी के हिसाब से वैल्यूएशन दिया रहेगा, होल्डिंग कंपनी अपने हिसाब से वैल्यूएशन निकालेगा, अपने हिसाब से वैल्यूएशन निकालेगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को क्या करेगा? दोनों को मैच करेगा। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अगर एसेट का वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व नेगेटिव। ठीक है।